नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश में चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप जानते हैं कि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें से पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को, और जबकि नतीजे जो हैं वो 2 मार्च को आएंगे। तो छोटे छोटे से इन राज्यों में अलग अलग तारीखों पर मतदान का गणित क्या है, ये चुनाव आयोग ही बतला सकता है। खैर, चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने भी शुरू कर दी हैं, बल्कि बीजेपी तो हमेशा ही कह सकते हैं कि चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव से निपटते ही बीजेपी जो है वो और उस पार्टी के रणनीतिकार अगले चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं। यहां तक कि नगरीय निकाय के चुनाव तक को बीजेपी राष्ट्रीय स्तर के चुनाव जैसा लड़ती है। खैर, अब इस साल के विधानसभा चुनावों को भाजपा अपनी जीत, इस चुनावों में भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि अगले चुनाव की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर पाए, या अगले चुनाव जैसे इस साल के जो 9 चुनाव हैं उसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो जो फाइनल मैच है लोकसभा का, उसकी तैयारी, उसकी रणनीति भाजपा अच्छे ढंग से कर पाए। कल प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी यानी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि चुनावी हितों को परे रखते हुए, वोट कीजिए, जरा ध्यान दीजिए, चुनावी हितों को परे रखते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए पार्टी को पूरे समर्पण की भावना से काम करना चाहिए। यानी चुनावी हितों से इतर, अलग हट करके समाज के सभी वर्गों के साथ आप जो है वो सद्भाव रखिए, पूरे समर्पण के साथ, समर्पण की भावना से काम करिए। मुस्लिम समाज से भी मिलना चाहिए। पसमंदा और बोहरा समाज की बात उन्होंने की। बरेलवी अब अगर जब अलग अलग कह रहे थे, तो और भी जो अलग अलग पार्ट हैं मुस्लिम समाज के, वहां उनकी बात भी करनी चाहिए थी। खैर, यहां मोदी जी राहुल गांधी जैसी भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारत को, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के किसी चुनावी मकसद से इनकार करते हैं। यानी राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किसी चुनावी या सियासी मकसद से हम नहीं निकाल रहे हैं, और यही तो कह रहे हैं उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, कि चुनावी हितों से परे आप समाज के हर वर्ग में जाइए और उनसे मिलिए जुलिए और उनकी भावना का कद्र कीजिए। कांग्रेस भी यही कहती है कि इस यात्रा को नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ निकाला जा रहा है। केवल चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है। अब बीजेपी भी चुनावी हितों से परे रहकर सबके लिए काम करने की बात कह रही है। मतलब साफ है कि ये राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। परसों जब मोदी जी ने 500 मीटर, जी हां, थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूं, मेरे कुछ साथी उस दिन पूछ भी रहे थे और मैंने 7 किलोमीटर कह दिया था, लेकिन वो 7 किलोमीटर नहीं बल्कि 500 से 750 मीटर का रोड शो था वो। इसलिए क्योंकि जो एनडीएमसी है पटेल चौक से बिल्कुल बगल में है, पास में है, और मैं उसे एमसीडी का कन्वेंशन हॉल समझ रहा था, इसलिए माफी चाहूंगा क्योंकि मैं गलती कर बैठा था। 7 किलोमीटर सोच बैठा था, वो 7 किलोमीटर नहीं, बल्कि अगर नापा जाए तो 500 मीटर की दूरी हो सकती है, 750 मीटर की दूरी हो सकती है, जो हमारे तमाम साथी लगातार कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं। तो मोदी जी ने परसों 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए भव्य रोड शो किया। तब भी यही माना गया था कि यह राहुल गांधी की पदयात्रा का ही असर है कि उन्हें 500 मीटर की दूरी के लिए भी भव्य रोड शो करना पड़ रहा है, भले वो गाड़ी में करें। मोदी जी ने केवल रोड शो नहीं निकाला, बल्कि अब राहुल गांधी की तरह ही सभी लोगों को जोड़ने की बात भी कह रहे हैं। चुनाव के 400 दिन पहले बीजेपी को राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन बताने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बीजेपी की ये तैयारियां चल रही हैं, तो उधर गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी मोर्चा खड़ा करने की एक कवायद केसीआर, जी हां, के चंद्रशेखर राव की सरपरस्ती में आज शुरू हुई है, जिनके बुलावे पर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आप जान सकते हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के, भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब के, पिनरई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, और सीपीआई के नेता और डी राजा जैसे ये तमाम नेता जो हैं एक मंच पर आज इकट्ठा हुए। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाम दलों का यूं ही केसीआर के साथ आना
दोस्तों ये महज संयोग नहीं हो सकता है, ये किसी बड़ी रणनीति का इशारा है जो कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव का ही नतीजा दिख रहा है। तेलंगाना के खम्मम में अखिलेश यादव ने आज क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। अखिलेश यादव, एक छोटी सी बाइट अखिलेश यादव की सुनाऊंगा, एक छोटी सी बाइट केजरीवाल की सुनाऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे। बहुत कुछ है और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी के चक्रव्यूह में ये तमाम नेता, तमाम दल फंस गए हैं। वही समझने की कोशिश, हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में पैनलिस्ट के रूप में। वरिष्ठ पत्रकारों की टोली होती है, आप सब जानते हैं, उन सब से भी परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। तो परसों बीजेपी कह रही थी 400 दिन अब बाकी हैं और इसलिए अब एक दिन और बीतने के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब 399 दिन ही बाकी है। 399 दिन के बाद ये सरकार चली जाएगी, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार चली जाएगी। तो अखिलेश यादव के बाद उधर केजरीवाल भी अपनी बात रख रहे थे। केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, हालांकि वो स्कूल की चर्चा जरूर करते हैं, स्कूल की बात नहीं, लेकिन कुछ और बात जरूर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल। हम एक दूसरे से सीखना चाहिए हम लोगों को। मुझे याद है बचपन में जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, उस टाइम से हम सुन रहे हैं केरला में स्कूल बहुत अच्छे हैं, केरला में अस्पताल बहुत अच्छे हैं, उस टाइम से सुन रहे हैं। अगर केरला में स्कूल हॉस्पिटल अच्छे हैं तो अभी तक बाकी देश में क्यों नहीं हुए? अभी तक हो जाने चाहिए थे बाकी देश में भी, क्यों नहीं हुए अभी तक बाकी देश में? हम सारे आपस में लड़ते रहते हैं, हम सारे पार्टियां आपस में लड़ते रहते हैं, सारे नेता आपस में लड़ते रहते हैं। तो स्कूल अच्छे नहीं है, डेवलपमेंट का काम अच्छा नहीं हुआ देश में, क्योंकि हम सारे नेता जो हैं आपस में लड़ते हैं। लेकिन ये जो तीसरा मोर्चा बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है? ये भी तो एक लड़ाई का ही जरिया है। इस पर भी बात करेंगे हम। तो कहा जा सकता है कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, बाकी दलों पर भी एक दबाव बन गया है दोस्तों कि वे जनता के बीच कुछ अलग, कुछ बेहतर करके दिखाएं। इधर राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। ये यात्रा हिमाचल नहीं जानी थी, लेकिन वहां की जनता और कांग्रेस पार्टी के विशेष अनुरोध पर थोड़ा परिवर्तित करते हुए इस यात्रा को हिमाचल के कांगड़ा के इंदौरा में आज ले जाया गया और वहां से 25 किलोमीटर आगे बढ़कर पठानकोट में आज जो है इस यात्रा का रात्रि विश्राम है। लेकिन यहां पहुंचने पर राहुल गांधी को देखिए, वह शॉल भी पहनाया गया, ओढ़ाया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, तापमान 0 से 1 के बीच में है और ऐसे में भी राहुल गांधी टी शर्ट पहन करके वहां चलते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने यहां पहुंच करके क्या कुछ कहा है, 2 बाइट आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहली बाइट क्या कुछ कह रहे हैं हिमाचल की जनता के लिए, वहां के मुख्यमंत्री के लिए, सुनिए जरा। तो आज सुबह मैं आया, लोगों से बात की और फिर अभी कुछ देर पहले हम सुक्खू जी और सीनियर नेता चाय पी रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, अजीब सी बात है, हिमाचल पहाड़ों का प्रदेश है मगर यहां चलना बहुत आसान है। तो उन्होंने कहा क्यों आसान है? मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता में शांति है। ज्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं। तो ये मुझे आज सुबह जब हम चले, ये मुझे देखने को मिला
कि जैसे ये पहाड़ हैं वैसे ही आपका कैरेक्टर है। स्ट्रेंथ है मगर शांति भी है। भारत जोड़ो यात्रा स्ट्रेंथ है मगर शांति भी है, कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल अपनी यात्रा के दौरान लगातार मोदी सरकार पर भी वार कर रहे हैं, मीडिया पर वार कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, नौजवानों और महंगाई और न्यायपालिका पर सरकार के दबाव की बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी आज फिर रख रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे, जरा ये भी सुनिए। लोकतांत्रिक देश है। यात्रा से पहले हमने काफी कोशिश की। जनता के मुद्दे जब भी हम पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश करते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक ऑफ कर दिया जाता है। जो कैमरा पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स को दिखाना चाहिए, जिसको पार्लियामेंट हाउस की प्रोसीडिंग्स दिखानी चाहिए, वो सीधा स्पीकर का चेहरा, कभी स्पीकर का चेहरा दिखाएगा या किसी और कैबिनेट मंत्री का चेहरा दिखाएगा। तो हम पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में बोल ही नहीं सकते। नोटबंदी के बारे में बोलने की कोशिश की, गलत जीएसटी के बारे में बोलने की कोशिश की, अग्निवीर के बारे में बोलने की कोशिश की, मगर वो रास्ता बंद मिला। प्रेस के बारे में तो आप जानते हो। आपने कभी देखा पिछले 5 साल में कि मीडिया ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया हो? कभी देखा आपने टीवी पे कहे कि भैया हिंदुस्तान में बेरोजगारी फैल रही है? अग्निवीर की जो कमियां हैं, जो आप सबको मालूम है, उसके बारे में आपने मीडिया में देखा? जो काले किसान के खिलाफ कानून आए थे, 3 कानून, जो हर किसान समझ गया, उसके बारे में आपने मीडिया में देखा? बिल्कुल नहीं। मीडिया में आपको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखेगा, बॉलीवुड के एक्टर्स दिखेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी दिखेंगे, मगर जो जनता की समस्याएं हैं उसके बारे में आपको मीडिया में कोई चर्चा नहीं दिखाई देगी। तो मीडिया का रास्ता भी बंद। जुडिशरी पे सरकार का दबाव, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सबका दबाव। तो फिर हमने सोचा हिंदुस्तान में आज एक ही रास्ता बचा है। अगर हम महंगाई की बात उठाना चाहते हैं, नफरत के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, हिंदुस्तान की सड़कों पे चल निकलो। और कोई रास्ता ही नहीं था। तो सुन रहे हैं आप, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक ही रास्ता था कि हिंदुस्तान की सड़कों पर चल निकलो, और पैदल चल निकले। और अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं राहुल गांधी, और आखिरी जो स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर, जिसमें कल उनका पदार्पण हो जाएगा इस भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो बातें यहां रख रहा था, सबसे पहले आप देखिए, अगर क्रमबद्ध तरीके से आइए शुरुआत से, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए कह रहा हूं कि कैसे बीजेपी सबसे पहले तो 3 राज्यों के चुनाव की तैयारी हो चुकी है और घोषणा हो चुकी है चुनाव की। तीनों पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा है, मेघालय है और नागालैंड है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को और नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को, जबकि नतीजे तीनों राज्यों में 2 मार्च को आएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सभी वर्गों से आप संपर्क साधिए
और इसमें आप अपनी भावनाओं को दूर रखिए, यानी कि सीधा सीधा उनका जो उस राह पे वो चलने की कोशिश कर रहे हैं जिस राह पर राहुल गांधी ऑलरेडी चल रहे हैं पिछले 4.5 महीने से। उसके बाद देखिए उधर केसीआर के निमंत्रण पर, यानी के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके आमंत्रण पर, निमंत्रण पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री और उनके साथ साथ 2 और वरिष्ठ नेता पहुंचते हैं। एक पहुंचे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया और दूसरे पहुंचते हैं सीपीआई के महासचिव डी राजा, ये पहुंचते हैं और वहां भी एक अलग रणनीति पर चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट है ये। कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा भी यहां बनते हुए हम देखेंगे, लेकिन ये भी अब राहुल गांधी के प्रेशर में नजर आ रहे हैं। ये तमाम नेता भी कैसे नजर आ रहे हैं वो आगे हम बात करेंगे। तीसरी बात, यहां राहुल गांधी जो अभी आप सुन रहे थे, जो आज हिमाचल प्रदेश में भी अपने ही अंदाज में भाषण देते हुए और कह रहे हैं कि आखिर यहां तक पहुंचने का मेन मकसद, सड़कों पे पहुंचने का, आने का मेन मकसद यही था कि चाहे पार्लियामेंट हो या कहीं और, हमारी आवाज को दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। जनता के बीच हम आ गए हैं, आपके बीच हम आ गए हैं और यहीं से शुरुआत होती है कि क्या राहुल गांधी के इस चक्रव्यूह में सियासी दल फंस गए हैं, यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और क्या इससे 2024 की तस्वीर कैसी होगी ये भी समझेंगे। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। देखिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और सीधा सीधा आना चाहता हूं सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास ही, आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ केसीआर, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी, जेपी नड्डा को अगले जून तक के लिए फिर से अध्यक्ष पद की कुर्सी फिर से बीजेपी की तरफ से दी जाती है और मुस्लिम समुदाय के बीच भी जाने की बात होती है। पसपन्ना और बोहरा मुस्लिम की बात करते हैं स्पेशली, और साथ साथ इधर राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी ने सबको लपेट लिया है? क्या राहुल गांधी ने ऐसा दबाव बना दिया है कि अब लोग समाज की बात करने लगे हैं और खासकर चुनावी रणनीति जो है उसको किनारे रखने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन यहां सारी रणनीतियां दिखाई देती हैं। केसीआर अपने खेमे में सबको बुलाने की, लपेटने की कोशिश अलग कर रहे हैं। किस रूप में आप देखते हैं देश के इस सियासी माहौल को? आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों की बैठक जो हुई है उस पर मैं बात करूंगा बाद में। पहले मोदी जी ने जो नया मुस्लिम प्रेम जगा है, इसके बारे में चर्चा जाए। राजीव जी, आपसे कुछ दिन पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में चर्चा की थी कि अमेरिका के उप विदेश मंत्री भारत में हैं और उन्होंने भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन और खासकर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले पर बात की है और माइनॉरिटीज के सिविल सोसाइटी के मेंबर से बंद कमरे में बात की है। ये बातें मीडिया में नहीं आई हैं, लेकिन मैं अपने सूत्रों के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि ये हुआ है। एक बात और हुई, ये बात वहां पे उस पूरी बातचीत में G20 को लेकर चर्चा हुई है और पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका ये नहीं चाहता कि G20 एक राजनीति का अखाड़ा बने, भारत की राजनीति का। बहुत साफ उनका मंतव्य है इस बारे में। और उसके कुछ दिन बाद आप देखिए कि मोदी साहब का मुस्लिम प्रेम जाग रहा है। तो ये कोई अचानक नहीं हुआ है, इसकी परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बन रही हैं। उसमें बहुत बड़ा योगदान राहुल गांधी का भी है। मुझसे कई देश के और दुनिया देश के बाहर के पत्रकार बात करते हैं, राजनीतिक चर्चा करते हैं देश के बारे में, और हाल फिलहाल में उनके जो सवाल होते हैं राजीव जी, उसमें 2 सवाल बहुत अहम आ रहे हैं। वो आरएसएस के बारे में जानना चाहते हैं, बल्कि जानना नहीं चाहते, उनके बारे में काफी रिसर्च उन लोगों के पास हो गया है
और वो यहाँ पे मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये दो सवाल उनके हमेशा रहते जब भी उनसे चर्चा होती है। तो ये जो मुस्लिम प्रेम जगह है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि अब G20 की सदारत आपके पास है, G20 की अध्यक्षता है, आपको अबव बोर्ड दिखना होगा। और इसलिए आपका ये जो हो रहा है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट है, एक PR एक्सरसाइज है। इसका मोदी जी ने ठीक कहा कि इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को सुधारना है। जो मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी है, चाहे वो कपड़ों से पहचानने की बात पे बनी हो, चाहे वो मस्जिद और शमशान और कब्रिस्तान की बातों को लेकर बनी हो। अब दूसरी बात की जो उन्होंने कहा, बोहरा मुस्लिम और पसमानदा, देखिए यहाँ पे मोदी साहब ने ये नहीं कहा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पार्टी के सहयोगियों को कि आप एक सेकुलर भारत में रह रहे हैं। भारत का संविधान एक सेकुलर डेमोक्रेटिक की तस्दीक करता है। उसको बताने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि फलाना मुस्लिम, ढिमाका मुस्लिम, उनसे जाके मिलो, यानी यहां भी बांटने की बात। जब आपके समर्थक लिंचिंग करते हैं, जब ये समर्थक मुसलमानों को मारते हैं, एक गरीब चूड़ी बेचने वाले को जबलपुर में मारते हैं, तो तब वो पूछते हैं मुझसे कि अशरफ है कि पसमानदा है कि सैयद है कि वो बोहरा है कि शिया है कि सुन्नी है, तब तो आप नहीं पूछते। जब आप मुसलमानों को जेलों में डालते हैं, जब आपकी पुलिस जो है वो मारती है थानों में बुला के मुसलमानों को, जब आप बुलडोजर से घर गिरा देते हैं, तब तो ये नहीं देख रहे कि अशरफ है कि पसमानदा है। और अब आप जो है अंतर्राष्ट्रीय दबावों में आकर आप उसकी लीपापोती कर रहे हैं। तो ये एक PR एक्सरसाइज है, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इनका समर्थित मीडिया दिन रात हिंदू मुसलमान करता रहेगा, इनके बाकी लोग भी करते रहेंगे। ये केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को और दिल्ली में जो तमाम पश्चिमी देशों के दूतावास हैं उनको बताने के लिए कि साहब हम मुसलमानों से बड़ा प्यार करते हैं और हमने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि आप मुसलमानों से मिला जुला करो। ये सिर्फ G20 का दबाव है कि अगर ये नहीं होगा तो G20 में अटेंडेंस हो सकता है वैसी ना हो जैसी की अपेक्षा की जा रही है। जी, अब चुनाव की बात मैं सेकेंड राउंड पे कर लूं अगर। जी बिल्कुल चुनाव की बात हम सेकंड राउंड, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे थे। और क्यों आखिर प्रधानमंत्री को मुसलमान याद आ गए, इस पर आपने जो खुलासा किया है बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा किया है। और G20 आप जानते हैं दोस्तों, उसका ढिंढोरा भी खूब पीटा गया है, लेकिन अगर वहां कहीं गड़बड़ हो गया तो देश की फजीहत होगी। और उससे बचाने के लिए बहुत कुछ, खासकर ह्यूमन राइट्स को लेकर के, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर भारत की जो स्थिति गड़बड़ाई हुई है और जितने अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें भारत काफी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी है। लब्बो लुआब वही है। एक बार आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी, अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रेम कुमार जी, आप किस रूप में देखते हैं खासकर केसीआर का जो कुनबा तैयार हो रहा है? केसीआर को भी अब राष्ट्रीय पार्टी केजरीवाल की तरह, असदुद्दीन ओवैसी की तरह राष्ट्रीय पार्टी ये भी बनना चाहते हैं। इन्होंने अपने दल का राष्ट्रीय दल के रूप में उसका ऑलरेडी शुभारंभ कर ही दिया है दिल्ली में आकर के। किस रूप में आप देखते हैं इस कुनबे को आज तेलंगाना में, और वहां से क्या पैगाम देने की कोशिश थी? अखिलेश यादव साथ में थे, केजरीवाल जी साथ में थे। और मजेदार तथ्य यह है कि इसमें जो केसीआर सबसे पहले गए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए, नीतीश कुमार को आज इनवाइट नहीं किया गया था, इनविटेशन तक नहीं भेजा गया था नीतीश कुमार को। किस रूप में देखते हैं प्रेम कुमार जी? प्रेम कुमार जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। देखिए राजीव जी, जो बैठक हो रही है ना तीसरे मोर्चा के नाम, थोड़ा सा
सतर्कता से भी देखने की जरूरत है। तो वो क्या है कि ये बहुत पहले से तेलंगाना की ओर से होती रही है, टीआरएस की ओर से, लेकिन कभी सफल नहीं हुई। जैसा कि आपने बताया, तो इस बार तो नीतीश कुमार जी को भी बुलाया नहीं गया। लेकिन इसके अलावा जो है, जैसे आम आदमी पार्टी भी ऐसा नहीं। प्रेम कुमार जी, रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज काफी कट रही है, माफी चाहूंगा। शायद आप ट्रेवल कर रहे हैं, घर जैसे पहुंचते हैं मैं आप तक आता हूं, आपकी आवाज कट रही है बीच बीच में, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, कि आप तमाम मसलों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और लगातार आप भी उस चर्चा में शामिल भी रहे हैं। किस रूप में आप देखते हैं देश की जो अब सियासी गतिविधियां जिस तेज गति से बढ़ रही हैं? देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई, प्रधानमंत्री ने अपनी बात रख दी, उधर केसीआर अपना कुनबा तैयार कर रहे हैं, राहुल गांधी अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं, और उधर थोड़ी देर पहले देख रहा था कि मेघालय में ममता बनर्जी हैं जो इंग्लिश में वहां भाषण दे रही थी, तो उधर लुभाने की मेघालय, चूंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो अब बहुत तेजी से सियासी जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई दिखाई देंगी हमारे देश में। लेकिन इन सब के बीच क्या आपको भी लगता है कि तीसरा मोर्चा वो भी, और एक दबाव जो इस भारत जोड़ो यात्रा से बना है, वो भी सब कुछ अब धरातल पे है? देखिए राजीव जी, ये जो आपको पहल दिख रही है चारों तरफ से, वो दरअसल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है। और सत्ता पक्ष के लिए इसलिए कि नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल होने पर कैसा महसूस करेंगे हम लोग समझ सकते हैं। वो जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तब से उनका प्रमोशन ही हुआ है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन वो विपक्ष में कभी उस तरह से नहीं रहे। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी इस बात को जानता है कि अगर 24 में दोबारा तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो विपक्ष के साथ क्या होगा, इस देश के संघीय ढांचे के साथ क्या होगा, इस देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ क्या होगा, इस बात को विपक्ष भी समझ रहा है और इसीलिए गोलबंदी बहुत तेज हो रही है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा जो की है वो राहुल गांधी ने की है। ये जो 16 महीने के पहले आपको जो शतरंजी बिसातें बिछती हुई दिख रही हैं, उसकी जो बड़ी वजह है वो है राहुल गांधी का ये 4 महीने का लंबी जो पैदल यात्रा है, वो कि उसने बड़ी लकीर खींच दी है। हालांकि उसके पहले नीतीश कुमार की भूमिका थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने जो लकीर खींची है, मुझे ये लगता है कि समूचा विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलाकर के इस लकीर के सामने अपना जो विकल्प है वो किस रूप में रखेंगे, और इसीलिए दोनों ही खेमों में आपको ये जद्दोजहद दिखाई पड़ रही है। दक्षिण भारत में जो हो रहा है, तेलंगाना में जो हो रहा है, वो आप कह सकते हैं कि वो तीसरे मोर्चे की पहल है। लेकिन वो तीसरा मोर्चा जिसमें नीतीश कुमार नहीं है, जिसमें आपके और दूसरे ममता बनर्जी भी नहीं है उसमें, तो उसको आप तीसरे मोर्चे के रूप में कैसे देख सकते हैं? मुझे लगता है कि ये दबाव की पॉलिटिक्स है। जिस तरह से मायावती ने पिछले दिनों अपने जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल दो टूक जिस तरह से कहा कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में जाएंगी, विधानसभा में भी और लोकसभा में। अब आगे चल करके क्या होगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। उसी तरह से अब आप इन 4 महीनों को देखिए तो विपक्ष का कोई दूसरा लीडर इस तरह से सुर्खियों में नहीं था। राहुल गांधी को जो गोदी मीडिया है उस पर जगह नहीं मिल रही थी, बावजूद इसके वो सोशल मीडिया के जरिए, वो बहसों के जरिए वो लोगों के जेहन में है। वो तमाम फोटोग्राफ्स आ रहे, चाहे उनके उस बरसात होते हुए उनका भाषण देना हो, बच्चों के साथ उनका मिलना हो, या बुजुर्ग लोगों के साथ उनका देखिए मिलने का, और विकलांगों के साथ चलने का। ये जो तमाम चित्र थे उनको लेकर के इस पूरे देश में राहुल गांधी के प्रति एक हमदर्दी पैदा हुई है, और संभवतः अपराध बोध भी, क्योंकि राहुल गांधी कैसे हैं इस बात को
इस देश की जनता को ठीक ढंग से बताया ही नहीं गया। राहुल गांधी के बारे में जो चलाया गया, वो खुद भी कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई, आज वही जनमानस राहुल गांधी के प्रति हमदर्दी व्यक्त करते हुए एक अपराध बोध से भी ग्रस्त है, और वो ये भी समझ रहा है कि हमने जिस व्यक्ति को न जाने क्या समझा था, मैं उन अल्फाजों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, और वो व्यक्ति इस देश की खातिर, इस देश के सौहार्द के लिए, इस देश के प्रेम के लिए और हमारे मुद्दों को उठाने के लिए सड़क पर चल रहा है, मेहनत कर रहा है। ये लोग आज बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक अपराध बोध भी दिखता है, और यही वजह है कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों है, वो राहुल गांधी के इस किरदार के आगे, ये जो 4 महीने में पैदल यात्रा जो करने वाला राहुल गांधी है, जो शायद अपने पिछले राहुल गांधी को पीछे छोड़ करके आया है, उस राहुल गांधी के सामने वो भी थोड़ा सा बौना महसूस कर रहा है। अगर बौना थोड़ा ज्यादा शब्द हो गया हो तो इतना तो है कि वो कहीं 19 महसूस कर रहा है, और इसीलिए आप देखिएगा कि ये पहल आपको दिखाई पड़ रही है तेलंगाना में। और दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी है, वो आज कह रहे हैं कि साहब 400 दिन बचे हैं, आप लग जाइए चुनाव के लिए। तो मोदी जी का तो चुनावी अभियान रात दिन चलता है, वहां 400 दिन क्या, 200 दिन क्या, वो काम कब करते हैं ये सवाल होना चाहिए। जो गोदी मीडिया पे चलता है कि बहुत काम करते हैं, और कोई एंकर जब ये पूछती है कि आप लेते क्या हैं, इतना काम करते हैं, तो रैलियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हुए मोदी जी क्या लेते हैं, ये उन एंकर को पता करना है। हम लिख रहे हैं कि राहुल गांधी उस हाफ टी शर्ट में पैदल चलते हुए और जिन गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, यहां तो पूछने की भी जरूरत नहीं है कि आप क्या ले रहे हैं और क्या पहन रहे हैं। यहां तो सब कुछ खुला हुआ है। और इसीलिए देखिए, इस देश की जो जनता है वो थोड़ी भोली भी है, भावुक भी है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। जो लोग उनको भोला और भावुक समझ करके उनको उनके सामने जुमला फेंक करके सत्ता में आए हैं, वो जनता जब देखती है कि हमारे लिए कौन मेहनत कर रहा है। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी का वो प्रयास संभवतः 79 का, जो वो बरसात में हाथी पर चढ़ करके नदी पार करते हुए बिहार में पहुंचती हैं, जहां पर दलितों को जलाया गया था, उनके गांव को जलाया गया था। वो गांव का नाम, उस कांड का नाम अभी आप लोगों में से किसी को याद आ जाएगा, मुझे नहीं याद आ रहा है। उसके बाद इंदिरा गांधी में को लेकर के जो हमदर्दी पैदा हुई थी लोगों में, कि एक जो प्रधानमंत्री रहा है वो आज विपक्ष में जरूर है, लेकिन हमारे दुख दर्द के लिए वो यहां तक चल करके आई। तो इस देश का जो जनमानस है वो थोड़ा भावुक, थोड़ा भोला, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। आप लंबे समय तक उसके आगे जुमला फेंक करके सत्ता में नहीं रह सकते। तो राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका असर जो जनमानस पर हुआ है, उसी की प्रतिक्रिया ये विपक्ष के जहां तेलंगाना में दिख रही है, वहीं मोदी जी के चेहरे पर भी दिख रही है कि अब वो 56 इंच का बचा है या कुछ थोड़ा कम हुआ है। उम्र भी बढ़ रही है, वो बहुत वरिष्ठ है, हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछा ही जाएगा जब आप 56 इंच की बात करते थे कि आज कितना बचा है राहुल गांधी के उस हाफ टी शर्ट के सामने। जी बिल्कुल, इस राजनीति में वो भी सत्ता पाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया गया, कहा गया। और वो आप याद कीजिए 2013-2014 का वो दौर, और उसके बाद फिर 2019 का दौर, खासकर आम चुनावों की बात दोस्तों मैं कर रहा हूं, और जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। 56 इंच से लेकर के और बहुत सारी बातें होती रही, 15 लाख सबके खाते में, और क्या क्या नहीं कहा गया, कितने दावे प्रतिदावे नहीं हुए। लेकिन उन सब से इतर अब राजनीति कुछ और करवट ले चुकी है, कहीं और जा चुकी है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आ रही है। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास, आपके हमनाम उधर सड़क पे हैं और आप इधर हमारे साथ बैठे चर्चा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपको। राहुल लाल जी, आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या सचमुच राहुल गांधी ने एक दबाव बना दिया है, एक प्रेशर बना दिया, एक चक्रव्यूह रच दिया है, जिसमें तमाम जो दल हैं,
पक्ष हो विपक्ष हो, कहीं ना कहीं अब उसी के इर्द गिर्द फैसला लेने लगे हैं, उसी के इर्द गिर्द रणनीतियां तैयार करने लगे हैं, ये माना जाए? देखिए, बिल्कुल माना जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि अब तक लगातार सवाल ये पूछा जाता था मीडिया में भी, या विमर्श का मुद्दा ये होता था कि मोदी के सामने में कौन। 2014 का लोकसभा चुनाव इसी विमर्श पे लड़ा गया, 2019 का लोकसभा चुनाव भी इसी विमर्श पे लड़ा गया कि मोदी के सामने में कौन। लेकिन 7 सितंबर से जो ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई, उसने इस विमर्श को बदल दिया है राजीव जी। अब विमर्श ये हो चुका है कि राहुल गांधी के सामने में कौन। विमर्श ने सीधे सीधे 180 डिग्री यूटर्न ले लिया है कि राहुल गांधी के सामने में कौन होगा। आप अगर देख रहे हैं कि टीआरएस को अपना नाम बदल के तेलंगाना राष्ट्र समिति से उन्होंने भारत राष्ट्र समिति नाम किया है उन्होंने, और वहां पर अलग अलग क्षेत्रीय दल जाके जो है कि वो वार्तालाप कर रहा है, तो ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है। अब देखिए, बीजेपी ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, अगर उनके कुछ आंतरिक रिपोर्ट आप देखिए, वो खुद मानती है उनकी आंतरिक रिपोर्ट की वो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हारने जा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हारने जा रहे हैं, कम से कम दक्षिण में 100 सीटों पर जो है कि वो लाभ की स्थिति में रहने जा रहा है। अगर बीजेपी ये खुद ही मान रही है तो आप सोच के देखिए कि कितने बड़े लाभ की स्थिति में है। राहुल गांधी अगर 3000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी वो जो दूरी है राजीव जी, वो 450 मीटर की दूरी, उस राहुल गांधी के 3000 किलोमीटर की यात्रा के जवाब में माननीय प्रधानमंत्री जी 450 मीटर की यात्रा करते हैं, रोड शो करते हैं, ढोल बाजे मनारे के साथ करते हैं। तो आप सोचिए कि दिखावे का दबाव कितना ज्यादा है, इनके दिखावे का रूप देखिए। एक तो यह कि हम भी रोड शो कर रहे हैं, हम भी राहुल गांधी जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। आज वो मुस्लिमों के प्रति प्रेम दिखा रहा है, सही कह रहे थे टंडन जी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी ज्यादा है उनके ऊपर, और घरेलू दबाव भी काफी ज्यादा है राहुल गांधी की राजनीति के कारण। क्योंकि राहुल गांधी ने जो 2-3 एजेंडे लिए हुए थे कि नफरत की राजनीति को छोड़ने और उसको हटाने को लेकर आर्थिक जो सवाल थे उसको बिल्कुल दृढ़ता के सामने में देश के समक्ष रखा। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री जी बाध्य है अपने ही पार्टी के लोगों को कहने के लिए कि मुस्लिमों के प्रति कुछ बयान मत दीजिए, सम्मान की भावना रखिए। लेकिन यहां पर भी ये बातें राजीव जी केवल कहने के स्तर पे, प्रधानमंत्री जी एक तरफ ये बयान दे रहे हैं कि आप अल्पसंख्यकों के प्रति सम्मान की भावना रखिए, दूसरी तरफ 2006 में उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, उन्होंने जो कि अल्पसंख्यकों के लिए एक योजना शुरू की थी, पढ़ो प्रदेश। उसमें एक तरह से जो विदेश जाते थे छात्र पढ़ने के लिए, शिक्षा पढ़ने के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, उनको एक तरह से छात्रवृत्ति में सब्सिडी, जो इंटरेस्ट पर सब्सिडी दी जाती थी, उस योजना को प्रधानमंत्री जी ने बिना कहे बंद कर दिया है राजीव जी। तो आप सोचिए, ऐसे तो वो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, और इसमें केवल मुस्लिम लोग ही नहीं जा रहे थे पढ़ने के लिए, जैन समुदाय के लोग भी काफी भारी संख्या में जा रहे थे विदेश, पारसी समुदाय के लोग भी जा रहे थे, उस बजट को भी आवंटन बंद कर दिया। तो इनका अल्पसंख्यकों के प्रति जो दोहरा रवैया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अन्य दूसरे अल्पसंख्यक जिसके प्रति वो और प्रेम दिखाते रहते हैं कि जैन तो हमारे ही है, पारसी तो हमारे ही है, बौद्ध तो हमारे ही है, उनके प्रति भी उनका दोहरा रवैया सामने में आ गया है। आज राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, आप सोच के देखिए, लगातार उनके सवाल उठ रहे हैं कि भाई नफरत के बाजार में हम प्यार की बेटी मोहब्बत की हम दुकान चला रहे हैं। इसके प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री जी को अपनी भाषा बोली बदलनी पड़ रही है। तो उनको समझ में आ रहा है कि स्थितियां राहुल गांधी के इस पूरे रोड शो के बाद बीजेपी के लिए बहुत प्रतिकूल हो जा रही है। अब तक अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को सामान्य लोग काफी जटिल मानते थे, लोग महंगाई और बेरोजगारी तक की बात करते थे, लेकिन अब लोक विमर्श में राजीव जी यह विषय सामने में आ चुका है कि आखिर अमीर और अमीर क्यों हो रहा है, गरीब और गरीब क्यों हो रहा है। आप सोच के देखिए, हम लोग लगातार जीएसटी को लेकर विरोध करते थे कि जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो सबों के ऊपर समान रूप से नहीं लगाना चाहिए। आज दूध, दही और सामान्य जो जनोपयोगी वस्तु है जिसका गरीब भी उपभोग करता है, आप देखिए ऑक्सफैम के रिपोर्ट में वो चीजें भी सामने में आ गई कि आप जीएसटी और वैट तो कॉमन लोगों के ऊपर लगाते चले जा रहे हैं और कारपोरेट टैक्स में कमी करते चले जा रहे हैं। कारपोरेट टैक्स में जब 2019 में कमी की गई थी, सोचिए जो कारपोरेट टैक्स 40% तक था, उसको आपने 22% और 15% तक घटा दिया। उसमें राजीव जी 2019-20 में कम से कम सरकार को 87,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है, 20-21 में 97,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है, 21-22 में 1 लाख करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। और क्या दावे किए गए थे कि हम इसमें कारपोरेट टैक्स में कमी कर रहे हैं कि देश में विदेशी पूंजी निवेश काफी ज्यादा आएगी। कंपनियों ने लाभ तो नहीं लिया कारपोरेट टैक्स के कमी
पूंजी का, लेकिन विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर हम लोग फिर से शून्य बटे सन्नाटा में ही रह गए हम लोग। तो जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि आप केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर देते हैं और बाकी गरीबों का, देखिए स्थिति कितनी गंभीर है। आप जब वैट जैसे टैक्स बढ़ाते हैं, जीएसटी जैसे टैक्स बढ़ाते हैं, तो सीधे सीधे गरीब का खून चूस चूस के आप उसको हस्तांतरित करते जा रहे हैं भारत के चंद अमीरों को। ये स्थिति अब सामान्य लोग समझने लगे। इसका क्या उत्तर है उनके पास? हम लोगों को देश में अभी तक बुलेट ट्रेन नजर नहीं आ रहा है, न किसानों की आय बदल रही है वो नजर आ रही है। तो ये जो आप राजनीतिक विमर्श देख रहे हैं, जो हैदराबाद में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, उस राजनीतिक विमर्श के केंद्र बिंदु में राहुल गांधी ही है। उन्होंने इस विमर्श को बदला है। आज देखिए विपक्ष के लोगों में भी छटपटाहट है कि राहुल गांधी से कैसे निपटा जाए, कांग्रेस से कैसे निपटा जाए। सत्तारूढ़ पार्टी में भी छटपटाहट की स्थिति है कि राहुल गांधी से क्या किया जाए। इसलिए राहुल की जहाँ पे हेडिंग लगाया कि राहुल के चक्रव्यूह में फंस गए सियासी दल, बिल्कुल फंसे हुए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो। आप बताइए बिना कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन कैसे हो सकता है? आप कांग्रेस को अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को भी देखें तो राजीव जी इससे भी कांग्रेस को 12.5 करोड़ वोट आए थे, तो उनको हटा के आप 12.5 करोड़ वोट से रहे। उस समय में कांग्रेस को आया था सबसे बुरे स्थिति में, उसको हटा के विपक्ष की संरचना बनी नहीं सकती है कभी। तो ये तमाम तरह की चीजें अब स्पष्ट हो गई है। बीजेपी के लिए उल्टी गिनती जो हम लोग कहते हैं वो बड़ी परेशानी की स्थिति में, जिस तरह से यही कारण है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव ना हो सके। तमाम आप बताइए अगर इनके पसंद के अगर चीफ जस्टिस होता है तब तो ये नहीं कहते कि हमको भी के अपॉइंटमेंट में हस्तक्षेप चाहिए, हमारा भी प्रतिनिधि होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम में। और अगर इनके पसंद का चीफ जस्टिस ना हो तो इनको अपॉइंटमेंट में भी हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है। तो स्थितियां जो इन स्थितियों को, संवैधानिक स्थितियों को राहुल गांधी देश में जिस तरह से बार बार रखते जा रहे हैं, जो मोदी मीडिया नहीं रख रहा था, बाकी दूसरे लोग नहीं रखने दे रहे थे, वहां से जनविमर्श को उन्होंने ऐसा बदला है कि सबके सब दबाव में हरा दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या अमलेंदु जी आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो चक्रव्यूह कह लें, दांव चल लें, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमारी बात कहीं नहीं सुनी गई तो सड़क पे उतरना ही एक मात्र जरिया बचा था और वो कर रहे हैं हम पिछले 4.5 महीने से, रोड पे आना, सड़कों पे आना। और इसके बाद स्थिति ये बनती है कि चाहे पक्ष हो यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेता अब सोचने लगे हैं कि राहुल की काट क्या है, कैसे राहुल गांधी के इस चाल को सियासी जो नतीजे में अगर तब्दील हो, मतलब लाभ ले लिया, कांग्रेस पार्टी को लाभ मिल गया, फायदा मिल गया, तो फिर क्या होगा। बहुत सारे दल हैं और उस पर अगर चर्चा करेंगे हम तो बहुत कुछ आप देखेंगे। क्या कारण है कि नीतीश कुमार को इनविटेशन नहीं दिया जाता है? क्या पहले से ये अब बिल्कुल तय हो चुका है कि हाँ नीतीश किस खेमे में है, अखिलेश यादव किस खेमे में है, मायावती जी किस खेमे में है, केसीआर की अपनी टीम, उधर ममता बनर्जी जी किस खेमे में जाएंगी, सब कुछ क्या अब बहुत जल्दी हम सब कुछ क्लियर कट देखने वाले हैं? अमलेंदु उपाध्याय जी। तो राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि 2024 के चुनाव की घोषणा होने से पहले ही जो है वो तमाम चीजें सामने आती आ रही हैं तरीके से खुल करके, कि क्या क्या गेम होंगे, क्या क्या जो है गठबंधन होंगे, किस तरीके से मोर्चे बनेंगे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। हालांकि आज केजरीवाल जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि जो है वो हम लड़ते रहते हैं आपस में और इसलिए नहीं होता। लेकिन एक बात ये है कि आज केजरीवाल जी को इस बात की बधाई देनी पड़ेगी कि आज उन्होंने केरल के स्कूलों के सामने दिल्ली के स्कूलों की बात नहीं की, क्योंकि वो जब 10वीं में पढ़ते थे तो तब से सुन रहे हैं कि केरल में स्कूल बहुत अच्छे हैं, वरना तो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है वो चर्चा जो है वो दिल्ली के स्कूलों की हो रही थी अभी तक। तो केरल के स्कूलों की चर्चा केजरीवाल जी कर रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा संकेत है। दूसरा, पिनरई विजयन अगर पहुंच रहे हैं केसीआर की पार्टी में तो मुझे लगता है कि ये संकेत देने की एक कोशिश है कि भैया राहुल गांधी का 20 दिन गुजारोगे केरल में तो हम भी पहुंचेंगे तेलंगाना में। तो ये जो है वो देने की जो है वो एक कोशिश है। अब डी राजा भी वहां गए हुए हैं। डी राजा पिछले 30 सालों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को चला रहे हैं पर्दे के पीछे से, अब तो ऊपर की पर्दे के सामने आकर भी चला रहे हैं।
तो कहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहुंच गई है ये भी देखने की स्थिति होगी कि वो गए हैं। वो एक समय होता था राजीव की जब कोई तीसरा मोर्चा बनता था तो उसकी धुरी कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी। आज कम्युनिस्ट पार्टियां इस हालत में पहुंच गई हैं कि वो तीसरे मोर्चे बनने की सुगबुगाहट होती है तो उसके पासंगा बनने की जो है कोशिश करने पहुंच जाते हैं। तो ये स्थितियां आ रही है। मतलब आप त्रिपुरा में जो है वो समझौता करेंगे कांग्रेस के साथ और तेलंगाना में आप जाएंगे केसीआर के साथ। तो ये मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर की चीजें वो भी काफी कुछ खुल करके आ रही हैं। इधर हमारे अखिलेश बाबू जो हैं वो ट्विटर से निकल करके हैदराबाद पहुंच गए। इस बात की भी जो है वो खुशखबरी है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो आजमगढ़ नहीं पहुंच पाए थे उपचुनाव में, लेकिन केसीआर के साथ जो रैली में पहुंच गए हैं तो ये बधाई तो बनती है। और अच्छी बात है कि अखिलेश यादव जी अब घर से निकले हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जिस तरीके से हो रही हैं तो इसके लिए राहुल गांधी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं और इसके दोषी जो है निश्चित तौर पर राहुल गांधी है। मोदी जी दोष दिया करते हैं हर चीज के लिए नेहरू के लिए, मुझे लगता है कि अब जो हमारा विपक्ष है वो हर चीज के लिए अब दोष देगा राहुल गांधी को, इसके जिम्मेदार राहुल गांधी है। ममता बनर्जी मेघालय में पहुंच गई हैं और वहां अपना काम कर रही हैं, जिस काम के लिए वो गोवा गई थी उसी काम के लिए वहां गई हैं, तो उनको भी अपना काम करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि केसीआर और ममता दोनों जो थे वो काफी समय से तीसरा मोर्चा बनाना चाहते थे जी और प्रयास भी कर रहे थे। तो लेकिन सवाल यह है कि केसीआर ने ममता बनर्जी को बुलाया कि नहीं बुलाया, अब ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं पहुंची, इतना तो सामने दिखाई पड़ता है। क्यों नहीं पहुंची ये तो वो बताएंगी। नीतीश कुमार से सबसे पहले मिलने के लिए पहुंचे थे और नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया, नीतीश कुमार भी नहीं गए। तो अब ये कैसा तीसरा मोर्चा है? देखिए मैं फिर कहूंगा और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आज देश जिस मोड़ पे खड़ा हुआ है यहां कोई तीसरा चौथा मोर्चा बनने की बात नहीं हो सकती। और पूर्व में भी जितने भी तीसरे मोर्चे बने हैं वो या तो भाजपा की बैसाखी पे चले हैं या कांग्रेस की बैसाखी पे चले हैं। स्वतंत्र रूप से कोई तीसरा मोर्चा 70 सालों के इतिहास में भारत में नहीं रहा। तो आज जो परिस्थितियां हैं उसमें सीधी सीधी लाइन खींचनी होगी कि या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, सीधी सीधी सी एक बात करनी होगी। लेकिन ये भी सही है राजीव जी की तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार के लिए स्वीकार कर सकते हैं लेकिन कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उसका कारण बहुत बड़ा है। उसका कारण यह है कि उन्होंने जमीन छीनी है बहुत सी, तो कांग्रेस से छीनी है। तो उस जमीन अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो उनकी जमीन कम होती है, तो ये भी उनके सामने समस्याएं हैं। अब अखिलेश यादव का अगर मान लीजिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बढ़ती है तो किसका रास्ता सबसे पहले लेगी? जी जाहिर सी बात है अखिलेश यादव का रास्ता सबसे पहले वो उस पर जमीन अपनी वापस लेना चाहेगी। तो अखिलेश यादव फिर क्या करेंगे? तो ये अपनी मजबूरियां भी हैं एक तरीके से। लेकिन सवाल यही है जो मैं पहले भी कह रहा था कि आपकी मजबूरियां जो हैं वो अपनी जगह हो सकती हैं। गठबंधन जो है बहुत सी मजबूरियों के साथ बना करते हैं और बहुत से हित जो है वो देखने होते हैं। सवाल यह है कि 2024 के चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में लौट करके आती है, वो चाहे किसी के बल पे आए या अकेले आए, किसी भी तरीके से आए, तब ये जो क्षेत्रीय दल जो आज अपनी जमीन होने का खतरा देख आएंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन इनकी फिर बचेगी कहीं? मतलब भारतीय जनता पार्टी फिर इनको छोड़ेगी कि जमीन पे कहीं दिख पाए? तो मुझे लगता है कि इनको ये सोचना चाहिए पहले कि इस देश के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें इनके सामने जो है चीजें स्पष्ट रहें। और ये तीसरा चौथा मोर्चा जो है आज के समय में बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। और अगर ये कोई तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा बनता भी है तो वह पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की मदद ही करेगा, उसका विरोधी किसी हाल में नहीं हो सकता। राजीव जी जी आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास, फटाफट एक कमेंट लूं और फिर प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। जयशंकर जी क्या लगता है आपको कि ये जो राजनीतिक हलचल, जो सियासी हलचल जो अब हम देख रहे हैं बहुत तेज हो गई है, ये कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के कारण है या ऐसा तो होना ही था? नहीं राजीव जी, देखिए आप हमारी बातचीत के 3 को निकल के आ रहे हैं। एक तो चुनाव आयोग की जो घोषणा है वो सुनकर के मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जो लोग एक साथ देश भर में चुनाव कराने की बात करते हैं वो लोग उत्तर पूर्व के 3 राज्यों का चुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रहे हैं। और इसी चुनाव आयोग के बूते बात की जाती है। बार बार जब चुनाव नहीं होना होता है तो नरेंद्र मोदी जी से लेकर सारे लोग कहते हैं कि साहब देश में एक साथ चुनाव होने से बड़ा अच्छा होगा, बड़ा फायदा होगा।
अब इस साल जो है 9 राज्यों में चुनाव है। 3 उत्तर पूर्व के राज्य अभी हो रहे हैं, एक मिजोरम का बाद में होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का होगा, कर्नाटका का होगा। कर्नाटका भी चाहते तो आप एक साथ इसके साथ करा सकते थे फरवरी मार्च में, लेकिन वो भी आपको मंजूर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं उसके करने से उनका कोई मतलब नहीं होता है। और यही बात ठीक जो है प्रधानमंत्री जी के जो मुस्लिम प्रेम के बारे में है, वो भी उस पर लागू होती है कि जो कुछ भी वो कहते हैं वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं। जो हमारे यहाँ एक कहावत है ना गांव में कि चौका पे कुछ और चौकी पर कुछ, और चौकी पर पंडित जी कुछ और भाषण दे रहे थे और चौका में जब पंचायत ने उस पर अमल करने की बात शुरू की तो आप धक तरह की जो चौका पे कहते हैं वो चौकी के लिए थोड़ा कहते हैं। तो वही बात है, आप मुस्लिम प्रेम की बात दिखाते हैं, लेकिन आप कहते हैं साहब कि गो हत्या या गो सेवकों के जो तथाकथित है उनके बारे में क्या क्या बयान दिया, लेकिन एक भी मॉब लिंचर को सजा मिले इसकी कोई भी इसका उपाय आपने नहीं किया। दलितों पे अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, ओबीसी के ऊपर हो रहा है, अकलियत के लोग मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक है, उन पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन उस पर कभी किसी के खिलाफ अगर कुछ कड़ाई से कार्रवाई हुई हो तो ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि वही है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो सकते हैं, दूसरा यह कि चुनाव राजनीति में कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि साहब हम अल्पसंख्यकों के एकदम विरुद्ध हैं, हम अल्पसंख्यकों से भी जुड़ना चाहते हैं। अब वो हमसे जुड़े न जुड़े अलग बात है, तो इसलिए उन्होंने कहा है। और पसमानदा और बोहरा मुसलमानों की बात जो उन्होंने छेड़ी है, अब बोहरा मुसलमानों के बारे में आपको मालूम है कि जो वो गए थे वो सैयदना बुहारी के यहाँ, उनके यहाँ दावत खा के आए थे, वहां फातिहा भी पढ़ा था बैठ करके उन्होंने, मोदी जी ने। तो ये बात अब उनके लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो सब भावनिक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जैसे आपने चर्चा की कि ये जो अलग गोलबंदी हो रही है ये राहुल गांधी के प्रभाव में है या क्या है। राजीव जी, मेरा थोड़ा इसमें अलग मानना है। बात दरअसल यह है कि 2024 के चुनाव से पहले अपनी अपनी गोलबंदी तो सबको करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने अभी तक साफ नहीं किया है कि क्षेत्रीय दलों के साथ उसका रिश्ता क्या होगा। उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव के साथ कोई किसी तरह का चुनावी तालमेल या गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी, या अन्य राज्यों में वो क्या उसका हाल होगा। तो इन राज्यों में बेसिकली कांग्रेस से इनको लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है, लेकिन कांग्रेस भी सामने है। तो जब तक कोई आपस की बातचीत नहीं हो जाती है तब तक तो कुछ ऐसा करेगा नहीं। दूसरा यह है कि इन जो जमावड़ा हुआ है तेलंगाना में जाकर के, अब केसीआर कितना भी कुछ कर ले, अपना भारत राष्ट्र समिति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र समिति बना लें, लेकिन तेलंगाना से बाहर उनकी प्रेजेंस कहाँ है। मतलब आंध्रा में भी तो कोई सीट नहीं जीतने की स्थिति में नहीं हो पाते हैं वो, तो इसलिए वो सब तो खाम ख्याली है। हाँ, ये है कि जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपा विरोध पक्ष है, जो विरोधी दल है, वो आपस में एक मोर्चा या गठबंधन बना सकते हैं, या हो सकता है कि राजनीतिक परिस्थितियां दबाव ऐसा बना देंगी कि इनको मजबूर होकर के जाना पड़ेगा। क्योंकि अब जो लड़ाई दिखाई दे रही है 2024 की निर्णायक लड़ाई होने वाली है। बात तो सही है कि 2024 अगर मोदी जी जीत जाते हैं, उनकी कोशिश जीतने की नहीं है बल्कि बड़े अंतर से जीतने की है। जो भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं उनकी तैयारी दूसरे ढंग की है। हो सकता है कि उसके बाद फिर देश का कुछ और ही बदलाव हो जाए, कुछ किसी और में ही रूप में दिखाई दे। हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने की बात भी हो सके, इसलिए वो सब चीजें हैं। तो उस लिहाज से अगर सारे विरोधी दलों को एकजुट अगर नहीं होते हैं तो किसी को एक खाम ख्याली हो कि हम अकेले दम पे भाजपा को आज परास्त कर सकते हैं, शिकस्त दे सकते हैं। किसी एक राज्य में हो सकता है, कहीं आपका प्रभाव हो सकता है, वहां आप कर सकते हैं, लेकिन विपक्षी दलों को कोई ना कोई एक संयुक्त या साझा रणनीति बनानी पड़ेगी। अब देखिए, कांग्रेस के साथ यूपीए के जो सहयोगी दल हैं, अब नीतीश कुमार वहां यूपीए सरकार चला रहे हैं, मिलकर के बिहार में चला रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस और वो मिलकर, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी वहां नहीं गए। एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस वहां महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मोर्चे में है, तो शिवसेना या एनसीपी के लोग वहां नहीं गए। या एमके स्टालिन कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो वहां स्टालिन वहां नहीं गए। तो ये सारे दल तो एक तरह रहेंगे ही, लेकिन बाकी जो बचे हुए दल हैं, अब नवीन पटनायक हैं, ये जगन मोहन रेड्डी हैं, इन लोगों के साथ कांग्रेस को किसी न किसी रूप में एक समन्वय या कुछ तो बनाना पड़ेगा। हमको लगता है कि चंद्रशेखर राव भी यही चाहते होंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस और वो मिलकर के किसी तरह का कुछ चुनावी तालमेल या गठबंधन बने। इसके लिए हो सकता है कि वो दबाव की राजनीति बनाना चाहते होंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो ठीक है, उनके पास चूंकि
पैसे वाले राज्य हैं, आंध्रा है, तेलंगाना है, पैसा काफी आ जाता है लोगों के पास, तो एक महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ती हैं। ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाएं भी काफी बड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने कुनबे में सीमित होने लगी है, अपने राज्य में पश्चिम बंगाल में ही सीमित होने लगी है। मेघालय में उनकी पार्टी का एक तरह से सफाया ही हो गया, सारे के सारे विधायक उनके जो गए थे कांग्रेस छोड़ करके, वो सब एनपीपी में या फिर यूडीपी में शामिल होने लग गए, तो उस तरह का अब उनका वहां पर भी कोई बहुत असर नहीं रह गया है। तो कहने का मतलब यही है, मेरा यही है अभी भी, कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की है, ये पदयात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उसने देश के राजनीतिक माहौल में एक बदलाव तो जरूर बना दिया है, एक सकारात्मक संकेत भी गया है। बस उसको ठोस रूप देने की बात होनी चाहिए, उसका क्या उससे हासिल हो सकता है। मुझे लगता है कि जब उनकी समापन यात्रा में उन्होंने बहुत सारे दलों के नेताओं, दलों को निमंत्रित किया है, अब उसमें कौन जाता है कौन नहीं जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि उससे बड़ा सवाल ये रहेगा कि 2023 में जो भी चुनाव हो, विधानसभाओं के चुनाव होंगे, अभी कुछ उपचुनाव भी डिक्लेयर किया है, उपचुनाव भी होने वाले हैं, इनके जो नतीजे आएंगे वो भी भविष्य की राजनीति को, 2024 से पहले की राजनीति को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जी राजीव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा फिर से आता हूं जयशंकर गुप्ता जी। एक बार प्रशांत टंडन जी, चुनावी रणनीति और राजनीति जो है उसकी बात हम कर रहे हैं, और खासकर राहुल गांधी के मद्देनजर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस पदयात्रा के मद्देनजर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या काफी जो दूसरे जो सत्ता पक्ष है या विपक्षी दल हैं ये अब हड़बड़ी में दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग हम देख रहे हैं। हाँ ठीक है, चुनाव है, चुनाव की घोषणा, लेकिन चुनाव की घोषणा जो है वो पूर्वोत्तर में हुई है, और बहुत सही कह रहे थे जयशंकर गुप्त जी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का दावा करने वाली, वादा करने वाली भाजपा सरकार 3 छोटे छोटे राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा सकती है, और तीनों बहुत छोटा 60-60 सीटें हैं, और वहां अगर आप चुनाव नहीं करवा सकते हैं तो ये अपने आप में एक पोल जो है चुनाव आयोग की यहां खुलती है कि आप क्या कर रहे हैं। खैर इस पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको कि सचमुच अब ये जो राहुल गांधी सड़क पे हैं, यही सवाल पहले भी मैं अपने दूसरे साथियों के पास भी लेके आया था, आप किस रूप में देखते हैं? सड़क पे हैं और इससे एक परेशानी में दूसरे दल जिसमें केसीआर भी हैं, अभी बीजू जनता दल की बात कर रहे थे जयशंकर जी, हालांकि उनको बिल्कुल खारिज कर दिया गया है इधर से, कांग्रेस की तरफ से उनको इनविटेशन नहीं भेजा गया है, लेकिन अब एक तस्वीर भी साफ होती हुई दिखाई दे रही है क्या, जो विपक्षी एकता की तस्वीर जो कही जा सकती है। प्रशांत टंडन जी राजीव जी, देखिए मोटे मोटे 3-4 ब्लॉक हैं राजनीति के। एक तो एनडीए है 39% वोट शेयर के साथ, एक कांग्रेस है लगभग 20% वोट शेयर के साथ। इसके अलावा जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेस पार्टियां हैं वो 41-42% वोट है और लगभग 100 सीटें हैं ये। तो इनका गठजोड़, इनकी कोई इक्वेशन भारत के चुनाव की, लोकसभा के 2024 के चुनाव की तस्वीर बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल यह कि केसीआर 2019 में भी ऐसे ही प्रयास कर रहे थे, वो लखनऊ भी आ गए थे, वो उन्होंने मायावती जी से बात की थी और लोगों से बात की थी। तो देखिए यूपीए का विस्तार हुआ है, यूपीए में शिवसेना भी है, यूपीए में बिहार की पार्टियां भी है, तो एनसीपी पहले से वहां पे, तो यूपीए अपनी जगह इंटैक्ट है। एनडीए से पार्टियां बाहर निकली हैं, शिवसेना बाहर निकली, अकाली दल बाहर निकली और नीतीश कुमार की जेडीयू बाहर निकली। तो तस्वीर 2024 की काफी बदली हुई होगी। अब इसमें एक तो जनता दल का जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, मेरी जानकारी में कि नीतीश कुमार जी को ये जिम्मेदारी समूचे विपक्ष ने दी हुई है कि आप जनता परिवार को इकट्ठा करो एक जगह, और वो उसमें लगे हुए हैं। ये सब चीजें देखिए, आम आदमी पार्टी कोई बहुत सीरियस प्लेयर नहीं है, पहली बार वो किसी मोर्चे में शामिल हो रहे हैं। वो तो किसी देखिए जो ओवैसी की पार्टी है एमआईएम और आम आदमी पार्टी, ये 2 पार्टियां किसी मोर्चे में शामिल नहीं होती, ना ये पहले मोर्चे में, दूसरे मोर्चे में, तीसरे में।
तो ये तो केवल अखबार की सुर्खियां या अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए कर रही हैं। दूसरे जो यात्रा की बात है, देखिए यात्रा के बाद का असर अब दिखाई देना शुरू होगा जब पीसीसी की यात्राएं शुरू होंगी और बढ़ने पर। मैं बहुत साफ साफ तौर पे बात कर लूं राजीव जी कि मुस्लिम्स में और माइनॉरिटीज में और तमाम सारे और दूसरे समूहों में, सामाजिक वर्गों में रीथिंकिंग है बहुत सारी, और उस रीथिंकिंग की वजह से ये पार्टियां एक प्रेशर ग्रुप बना रही हैं कि वो कांग्रेस से बार्गेन करने की स्थिति में आ जाएं। अब वो आगे की तस्वीर कैसी होती है वो हम देखेंगे। अब जहां तक ये जो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव की बात है, देखिए त्रिपुरा में बीजेपी या एनडीए जीती सीपीएम को हराकर। वहां पे सीपीएम अभी भी शायद 33 सीटें हैं उनके पास, 16 सीटें हैं। तो सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन है वहां पे। बिल्कुल। तो त्रिपुरा में पहली बार कांग्रेस जो है एक गठबंधन के साथ, सीपीएम के साथ जा रही है। अभी तक ये लोग आपस में लड़ते थे वहां पे। एक नई तस्वीर त्रिपुरा के चुनाव में दिखाई देगी, जो हम देखेंगे कि वहां पे क्या होता है, क्योंकि सीपीएम का अभी भी वहां पे आधार है। मेघालय के चुनाव में पिछली बार 2018 के चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 20 सीटें मिली थी। सरकार बीजेपी की बन गई थी। यहां इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी इतनी गिर गई है कि मैं जिस भी कार्यक्रम में जाता हूं और कभी भी बुद्धिजीवियों के बीच बैठता हूं, कहीं और चलता हूं मीडिया में, हर जगह ये बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन सरकार का एक्सटेंशन है, सरकार का दफ्तर बन गया है। इलेक्शन कमीशन को चिंता होनी चाहिए अपनी इमेज की। हिमाचल और गुजरात के चुनाव भी हमने देखे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के हिसाब से चुनाव के शेड्यूल रखे, और यही काम ये 3 छोटे राज्यों में, जो जयशंकर जी बात कर रहे थे कि आप तो बात करते हैं 1 कंट्री 1 नेशन 1 इलेक्शन, और आप 3 छोटे राज्यों के चुनाव भी एक साथ नहीं करा पा रहे हैं। वो बेसिकली उनको क्या है कि प्रधानमंत्री की रैलियां करवानी है, उसके हिसाब से शेड्यूल किया जाता है। ये बहुत शर्म की बात है इलेक्शन कमीशन के लिए, अगर ऐसी बातें इलेक्शन कमीशन के लिए आती हैं बार बार। तो और 2024 के लिए देखिए यात्रा का असर कितना होगा, वो जैसे मैंने कहा कि पीसीसी की यात्राएं जो शुरू होंगी उसके बाद दिखाई देगा। और ये चुनाव तो यात्रा की भूगोल के बाहर हो रहे हैं, लेकिन उसका असर बिल्कुल दिखाई देगा, साफ तौर पर दिखाई देगा इन चुनावों में भी। जी प्रशांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यात्रा के भूगोल के बाहर का मतलब यह है कि यात्रा जिस रास्ते से चल रही है उसमें ये पूर्वोत्तर नहीं है, और इसलिए उस पर कितना असर पड़ता है। लेकिन चर्चा राहुल गांधी की देश में भी और विदेश में भी होने लगी है। आना चाहता हूं, कुछ जोड़ना चाह रहे थे प्रशांत जी? नहीं, मैं माफी चाहूंगा, मुझे कहीं निकलना है। जी कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रशांत जी, आप जुड़े। मैं जानता हूं कि आपको 8 बजे कहीं निकलना था, आप बिल्कुल निकलिए, और बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रेम कुमार जी आप अपनी बात जो रख रहे थे, और वहां समझना हम यही चाह रहे थे कि क्या एक, हालांकि उस पर हम लोग आगे बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात जरा आगे बढ़ाइए। एक तस्वीर क्या हम अब इस देश की सियासी तस्वीर अब का साफ साफ क्लियर देख रहे हैं कि कौन किधर है। और जैसे कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार, कांग्रेस के साथ आरजेडी, कांग्रेस के साथ एनसीपी, कांग्रेस के साथ फिर शिवसेना, ऐसे तमाम दल, फिर झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तमाम दल जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और कुछ और दल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 23 पार्टियों को जो कांग्रेस ने जो इन्विटेशन भेजा है उसमें से कुछ पार्टियां आज केसीआर के साथ थीं, हालांकि उसमें केजरीवाल की पार्टी नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी, फिर सीपीएम, सीपीआई, ये आज केजरीवाल के ये आज केसीआर के साथ नजर आए कुछ लोग, कुछ दल। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी ने सड़क पे आकर के राजनीति को एक दूसरी दिशा दी है, उस दिशा में, उस चक्रव्यूह में तमाम दल
फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या कहें कि नहीं ये नॉर्मल तैयारी है, 2023 की तैयारियां ऐसी ही होनी थी जो हो रही हैं और 2024 धीरे धीरे आगे बढ़ना है, किस रूप में? जी राजीव जी, मुझे लगता है कि छोटे छोटे दलों का जो ये समूह इकट्ठा हो रहा है, इसको क्रिटिकल एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस अगर इसको क्रिटिकल एंगल से देखेगी तो कांग्रेस अपना नुकसान कर रही है। इसको देखना हो कि है क्या ये गठबंधन, इसको हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस टीआरएस को या टीआरएस तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट दे सकती है, जिता सकती है? नहीं जिता सकती। तो ऐसे गठबंधन का क्या मतलब? ये वास्तव में पोस्ट पोल इलेक्शन का अलायंस है, पोस्ट पोल अलायंस इसको आप बोलिए, जो कि चुनाव से पहले हो रहा है। तो यहाँ जो वामपंथी दल इकट्ठा हुए हैं, वामपंथी दल आफ्टर ऑल पॉलिसी के मैटर पर सबसे ज्यादा लॉयल रहे हैं एंटी बीजेपी के मामले में। जब जब पार्टी कांग्रेस को जरूरत हुई है, वामपंथी दल ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के साथ ही वो खड़ा हुआ है। तो ये सोच लेना कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वामपंथी दल कहीं इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये भी हमें पचता नहीं है। लेकिन कहीं भी किसी भी रूप में अगर कुनबा खड़ा हो रहा है और उसमें एंटी बीजेपी का नारा है, स्लोगन है, और उसमें कांग्रेस से एक दूरी जरूर है, लेकिन कांग्रेस विरोध नहीं है, इस बात को पहचानना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों को कि इस कुनबे में बीजेपी विरोध तो है लेकिन कांग्रेस विरोध नहीं है, कांग्रेस से दूरी है। लेकिन अगर कांग्रेस इसको इस रूप में लेने लगे कि ये अपना नुकसान करेंगे, ऐसा क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, या इनको जरूरत क्या है इकट्ठा होने की, तो क्या है वास्तव में ये एटीट्यूड बीजेपी को मदद कर रहा होगा, क्योंकि ये एक स्थायी दूरी की ओर ले जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो छोटे दल इकट्ठा हो रहे हैं, इसमें एक बात जरूर है कि ये पहल तो कांग्रेस को ही चाहिए थी। कांग्रेस कैसे बीएसपी अपने आप घोषणा कर देती है कि हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे? क्या कांग्रेस का थिंक टैंक क्या कर रहा है? क्यों बीएसपी समेत एसपी समेत सबसे बात कम से कम दिखना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं। अंदर खाने आप क्या कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। जनता के सामने दिखना चाहिए कि कांग्रेस देश के विपक्ष को जोड़ने का प्रयास कर रही है। ये नहीं दिख रहा है, इस बात को मानना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस एक रास्ता दिखा रही है, कांग्रेस स्ट्रांग हो रही है, एक परसेप्शन बदल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा के इर्द गिर्द जो एक समांतर कोशिश देश के विपक्ष को एकजुट करने की होनी चाहिए, वो केवल न्योता देने भर से दिख रहा है कि वो न्योता दे रहे हैं कि हमारे साथ जुड़िए। तो भारत जोड़ो यात्रा को तो कांग्रेस ने बताया है कि ये गैर राजनीतिक है, तो उस न्योता को आप राजनीतिक बोल भी नहीं सकते। राजनीतिक रूप से विपक्ष को खड़ा करने के लिए कांग्रेस ने अब तक क्या किया है, क्या करना चाहिए, दिखावे में अंदर खाने हो सकता है, वो कोशिश कर रहे हो। कोई भी राजनीतिक पार्टी इससे दूर नहीं होती है, कोशिश करते हैं। ये जो जमघट है इसको हम इसी रूप में देखते हैं। ये बीजेपी विरोध का जमघट है, कांग्रेस विरोध का जमघट नहीं है। चूंकि स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के साथ अलायंस में आने से कितना नफा और नुकसान होगा, फायदा किस में होगा, ये अपने हर राजनीतिक दल का एक स्वार्थ होता है, उसके हिसाब से ये गठबंधन है। लेकिन इस कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हम बड़ा भाई हैं और हम आपको मदद कर सकते हैं। हमारी मदद से टीआरएस की सीट बढ़ सकती है या टीआरएस कांग्रेस को एक सीट जिता सकती है। तो इसलिए कांग्रेस और टीआरएस एक दूसरे के उपयोगी हो सकते हैं, इवन टीएमसी के भी उपयोगी हो सकते हैं। और कांग्रेस को याद दिलाना पड़ेगा कि ममता बनर्जी सत्ता में आई है तो इसमें कांग्रेस और लेफ्ट की कुर्बानी भी है। उन्होंने आपके लिए मैदान छोड़ा था, इस बात को एहसास भी कराना पड़ेगा, तभी जाकर के आप टीएमसी को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यानी एक प्रयास चाहिए, दिखने वाला प्रयास। तो इस लेवल पर प्रयास नहीं दिख रहा है। कांग्रेस जो है एक प्रयास कर रही है मगर वो नाकाफी है। अगर इस कुनबे को पूरे देश के विपक्ष को अगर छोड़ दिया जाता है तो ये एक रणनीतिक भूल मानी जाएगी, एक किसी न किसी तरीके से प्रयास में कमी मानी जाएगी।
जी प्रयास करना होगा कांग्रेस पार्टी को, कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी के पास में, उनसे भी समझना चाहता हूं। रविकांत जी, आप किस रूप में लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा अब अंतिम मुकाम पे पड़ाव पे है और उसके साथ साथ बहुत सारी गतिविधियां चल रही हैं। इन गतिविधियों पे हम चर्चा कर रहे हैं और खासकर आज एक पे एक बहुत सारी चीजें हो गई। सुबह सुबह घोषणा हो गई 2:30 बजे चुनाव की, उसके बाद केसीआर, फिर उसके बाद फिर राहुल गांधी ने एक नहीं दो बार आज भाषण दिया। सुबह हिमाचल पहुंच के 3-4 मिनट का भाषण, उसके बाद फिर शाम को भाषण, और उन भाषणों में राहुल गांधी बार बार वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम सड़क पे हैं क्यों, और इस देश में जो नफरत है उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको लगता है क्या कि राहुल गांधी ने जो आवाज दे दी है, राहुल गांधी ने जो स्लोगन दिया है इस देश को, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान, ये आने वाले समय में जो 15 लाख है या युवाओं को 15 लाख रुपए अभी भी लोग पूछते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी 56 इंच का सीना और क्या क्या नहीं, बहुत कुछ हम लोगों ने सुना, इन सब पे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अगर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं प्रोफेसर रविकांत जी, तो ये एक अलग राजनीति है, राजनीति की दिशा बिल्कुल अलग है। ये सीधा वार नहीं है 56 इंच पे, ये एक अलग तरह की अलग लकीर है। आपकी लकीर को मिटाने नहीं जा रहे हैं हम, अपनी लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस कदम को, राहुल गांधी के इस कदम की सराहना करता हूं। अब अगर मेरा वो लिया जाए तो मंतव्य, मैं सराहना करता हूं कि हां ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में देश में जो राजनीति चल रही है उस पर यह भारी है क्या? आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने इस बात को समझ लिया है कि उन्हें नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो उन मुद्दों को उठाते हैं और उस सच को कहते हैं तो अपने आप जो नरेंद्र मोदी की बनाई गई जो शख्सियत है या जो ब्रांडिंग है वो स्वतः ही ध्वस्त हो जाएगी। इस बात को वो जान रहे हैं और इसीलिए वो असली जगह चोट कर रहे हैं। जैसे रावण के बारे में कहा जाता है कि उसका जो अमृत था वो नाभि में था। जब तक वहां राम ने तीर नहीं मारा है तब तक रावण धराशायी नहीं हुआ। राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि असली अमृत कहां से निकल रहा है इस पूरी ब्रांडिंग के लिए, वो है कारपोरेट मीडिया। तो उन कारपोरेट घरानों पर, जिसको 2 और 2 कहा गया, और दूसरा जो मीडिया दिन रात लगा होकर के हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा कर रहा है। इस देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं उससे लोगों का ध्यान भटका रहा है, उधर जा ही नहीं पा रहे हैं चीजें। इसलिए वो इस पूरे मीडिया की जो विश्वसनीयता, जो खुद अपने आप में ही वो दोषी है, उसने वो खत्म कर ली है, उसका केवल पर्दाफाश कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो भी बहुत इज्जत के साथ। आप राहुल गांधी ने कहीं कटुता नहीं दिखाई है, बल्कि वो तो मित्र ही कह रहे हैं। हालांकि उनके मित्र कहने का मतलब बहुत कुछ है। मोदी जी जैसे मित्र कहते हैं तो वैसे ही वो असल में वो मोदी जी के मित्र हैं। तो राहुल गांधी मित्र कहते हुए जो कह रहे हैं कि अरे भाई, जो आपका दायित्व है वो तो आप कर ही नहीं रहे हैं, और आपके जो मित्र हैं उनके लिए आप रात दिन लगे हुए हैं कि क्या नैरेटिव देना है। तो उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया है कि हमको अटैक कहां करना है, और जब यहां अटैक हो जाएगा तो वो सारी ब्रांडिंग अपने आप खत्म हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। फिर उसमें ना 56 इंच बचेगा और ना वो जो झूठ का पूरा जुमले के जरिए जो लोगों की अपेक्षाएं तैयार की गई थी ना, वो बचेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी हिंदुत्व के मोर्चे पर भी बहुत क्रिएटिव ढंग से बीजेपी और आरएसएस के सामने एक नया नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। मैंने संभवतः आपके यहां एक आध बार जिक्र किया है कि राहुल गांधी हिंदुत्व के बरक्स शिवत्व को खड़ा कर रहे हैं। आप उनके अगर 2-3 साल के बयानों को याद कीजिए
उन्होंने कहा कि मेरी दादी शिव की भक्त थी, मैं शिव भक्त हूं, खुल करके बोलते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जय श्री राम क्यों, बिना सीता के राम की कल्पना कैसे हो सकती है? तो गांव के लोग तो जय सिया राम बोलते हैं, वो बोलिए। तो उन्होंने जो राजनीतिक एजेंडा जो था, जो राजनीतिक नारा बन गया था, उसको भी काउंटर किया और एक नैरेटिव दिया कि नहीं जय सिया राम होता है ना गांव में। तो और इधर कुरुक्षेत्र में आकर के तो उन्होंने पूरा ही नया डिस्कोर्स खड़ा किया, अपने पिछले उन दिनों को साथ में जोड़ते हुए रामायण के बरक्स उन्होंने महाभारत की चर्चा की। बीजेपी का और आरएसएस का जो पूरा नैरेटिव है रामायण के राम पर खड़ा हुआ है। तो महाभारत में जो धर्म और अधर्म का युद्ध है, सत्ता और सत्य के बीच जो युद्ध है, उसको उन्होंने खड़ा किया कि ये जो लोग हैं वो कौरवों की जमात में खड़े हुए। अगर आपको नई सदी के कौरव देखना है तो वो कैसे कैसे है, ये राहुल गांधी ने बताया। तो एक नया नैरेटिव हिंदुत्व के धरातल पर राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं। तीसरा, वो जो नफरत को मिटाने की बात है, प्रेम और सौहार्द की बात है, और जिस तरह से वो खुद पैदल चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश के लिए इस समय जो सबसे बड़ा जो दृश्य है वो यही है कि राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। और वो पैदल 2-4 किलोमीटर नहीं है, 3500 किलोमीटर का जो सफर है, वो सच में मैं इसको बार बार इसलिए दोहराता हूं कि सोच करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना लंबा पैदल कैसे चल सकता है। इस देश के लोग इस बात को जान रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में सर्दी भी झेल रहे हैं, पहले गर्मी झेल करके तो आई है, बरसात का भी मौसम राहुल गांधी ने देखा है। और उसमें जब वो चल रहे हैं तो ये साहसिक जो यात्रा है, लोग उसके सामने भी बहुत संवेदनशील है और वो राहुल गांधी के साहसिक कदम का इस्तकबाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दृश्य ऐसे मिले जहां जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो राहुल गांधी की बलाएं ले रही हैं। वो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें राहुल गांधी एक बड़े डिस्कोर्स के साथ, एक नए वैकल्पिक विमर्श के साथ, और जो चीजें वो सामने ला रहे हैं उसका फायदा, जो प्रेम कुमार जी ने कहा, मैं सहमत हूं उनकी बात से, लेकिन ये जो विपक्ष है वो इस बात को भी समझ रहा होगा कि इस नैरेटिव का फायदा भी उसको मिलेगा। राहुल गांधी की जो टीम है वो संभवतः ये सोच रही होगी कि इस नैरेटिव को बदल कौन रहा है। तो पहल राहुल गांधी ने पहले कर दी है, वो तो सड़क पर है, तो विपक्ष को उसके साथ जुड़ना चाहिए। हो सकता है कि ये वजह हो, लेकिन प्रेम कुमार जी की बात से मैं सहमत हूं कि बड़ा भाई होने के नाते कांग्रेस पार्टी को पहल करनी चाहिए। और ये अभी जो प्रोसेस पॉलिटिक्स है, ये आप देखिएगा कि जैसे ही हम लोग 10-11 महीने पार करेंगे और नवंबर-दिसंबर में आएंगे तो ये परिस्थितियां बदलने लगे और यही विपक्ष जो अभी थोड़ा सा फैला हुआ दिख रहा है, ये एकजुट होने लगेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर 2024 में सत्ता वापसी होती है तो उसका अंजाम क्या होगा। ये सबको मालूम है, इस देश के लोगों को भी मालूम है और विपक्ष के दलों को भी मालूम है कि अभी ईडी और सीबीआई के डर से जो विपक्ष पर शिकंजा कसा जाता है, वो तो लोग देख ही रहे हैं कि अगर आप सड़क पर नहीं उतरते हैं तो फिर अंजाम क्या हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग भी समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है और ये एकजुटता होगी आगे चल के। ये थोड़ा सा अभी प्रेशर पॉलिटिक्स है। जी राहुल लाल जी, आप इसको किस रूप में लेते हैं? राहुल गांधी लगातार 2+2 और अब प्लस मीडिया, और अब देखिए पिछले अगर महीने भर से राहुल गांधी के भाषण को सुने, पहले भी लेकिन महीने भर में बहुत ज्यादा मीडिया पर उन्होंने वार किया है। क्या राहुल गांधी ने जो बात कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, ये रिमार्केबल है। उसी चीज को मैं चाहता हूं, चूंकि मीडिया पर्सन होने के नाते आपसे भी इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। क्या लगता है आपको
कि राहुल गांधी ने नब्ज को पकड़ लिया है, उस नाभि को उन्होंने पकड़ लिया है कि अमृत है कहां। मैं बिल्कुल प्रोफेसर रविकांत जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए उस नाभि के एक तो मीडिया जहां से कि हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक राजनीति का प्रारंभ किया जाता है, जहां पे 24/7 प्रधानमंत्री जी को अत्यंत महिमा मंडित किया जाता है। तो सत्ता पक्ष में वो है, अधिकांश राज्य सरकार में वो है, लेकिन सवाल सदैव जो विपक्ष से पूछा जाता है, सदैव विपक्ष की छवि को खराब करने का प्रयास किया जाता है। और तो दूसरा चीज है कि वहीं से निकलता है कि आप मीडिया में कैसा विमर्श दिखाते हैं। और अब देखिए देश के लोगों को तो इतना स्पष्ट हो गया, उन्होंने खुल के जिस तरह से समझाया है कि 3500 किलोमीटर की यात्रा पे कोई व्यक्ति अगर निकलता है उसको मीडिया में स्पेस नहीं मिलता है, लेकिन 450 मीटर के प्रधानमंत्री के रोड शो को मीडिया महिमा मंडित करके दिखाता है। तो देश के लोग बेवकूफ नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता कि 450 मीटर बनाम 3500 किलोमीटर का अंतर कितना बड़ा सा अंतर है। तो वो जो 2-3 चीजें हैं कि आप सीधे सीधे उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप देखिए 2 चीजें, एक तो मीडिया के ऊपर उनका हमला काफी तीखा हुआ है, साथ ही साथ हमारे कारपोरेट घराने के ऊपर भी उनके हमले काफी तीखे हुए। वो नाम लेके लगातार जो कि पिछले 2 महीने से लगातार सारे हमले किए जा रहे हैं। तो वो जनता को समझने में कहीं कोई असुविधा की स्थिति ना हो और सीधे राहुल गांधी एकदम स्पष्ट कर रहे हैं और जनता समझ जा रही है। आज के समय में देखिए बीजेपी के कुछ रणनीतियों को अगर हम लोग देखें तो 2021 में 2021 में आपने जनसंख्या के मामले को टाला, लेकिन जो नया आदेश एक तरह से जनसंख्या रजिस्ट्रार की तरफ से आया है तो जनसंख्या के पूरे मामले को एक तरह से दिसंबर 2023 तक के लिए टाल दिया गया है। यानी अब जो जनसंख्या होगा, सेंसस होगी, वो कब होगी, वो सेंसस का पूरा मामला 2024 तक के लिए आगे के लिए टाल दिया। तो आप सोच के देखिए इतने बड़े कुछ प्लानिंग है। यानी देखिए विपक्ष भी समझ रहा है, सारे लोग समझ रहे हैं। एक तरह से कभी भी देखिए 2021 में अब तो अब विधानसभा के चुनाव तो नहीं पहले कभी भी राजी हुई, लेकिन आपने जनसंख्या के मामले को 21 के बाद 22 में हो सकता था, इस साल 23 में भी हो सकता था, आप उसे बिल्कुल छोड़ के बैठे हैं। तो बीजेपी अब यहां से नहीं कहता, वो तो 24/7 इलेक्शन मुद्रा में होती है, वो जनसंख्या जैसे मामलों को भी, सेंसस जैसे मामलों को भी टाल रही है। देखिए देश के समक्ष अगर वो फिर से रिपीट होते हैं तो जैसे कि देश की जनता समझ रही, विपक्ष की समक्ष पार्टियां समझ रही कि अब वो स्थितियां नहीं होगी कि केवल आपके पास जो है कि रडार में जो है कि वो सीबीआई होगा, ईडी होगा। इसके बाद की स्थितियां कैसे बनेंगी जो इसमें न्यायपालिका के साथ जो टकराहट की स्थितियां हैं, आप सोच के देखिए कि हमारे कानून मंत्री और हमारे उपराष्ट्रपति कैसे कर सकते हैं। संविधान के आधारभूत संरचना पर हमला करने का काम हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं जो राज्यसभा के प्रधान सभापति है। ये बेशर्मी की हद कहां तक पहुंच चुकी है। आप संविधान और संविधान के आधारभूत संरचना का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। केशवानंद भारती का निर्णय कब आया था? 73 में आया था, 50 साल पहले वो स्थितियां आई थी। इतनी सरकारें आई और गई, उस निर्णय का सम्मान सबों ने किया। पूरे विश्व भर के अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया, जुडिशरी ने दूसरे देशों में उसके बड़े प्रतिमान के रूप में किया जाता है। और आज आप न्यायपालिका पर नियंत्रण पाने के लिए स्थितियां कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो इन चीजों को समझा रहे हैं और जो घटनाएं घट रही है वो बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पर घट रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये करो या मरो वाली जो स्थिति कही है पूर्व के वक्ता ने, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। अभी देखिए, और मैं ये नहीं मान रहा कि देखिए कांग्रेस ने दूसरे पार्टियों को जोड़ने के प्रयत्न कम किए। आप सोच के देखिए कि यूपीए की तुलना में आज अगर हम लोग देखें कि जो बड़े बड़े पुरानी पार्टियां थी, 2 बड़ी पुरानी पार्टियां जो एनडीए में शामिल थी, शिवसेना आज एक तरह से कांग्रेस के साथ है, जदयू आज कांग्रेस के साथ है। तो ये जो उनके घटक दल थे वो तो उनके साथ सुरक्षित नहीं है, यहाँ तो सुरक्षित है। क्षेत्रीय पार्टियां लेकिन दबाव की रणनीति बना रही है अभी इस समय अलग अलग ढंग से कि वो प्रारंभिक तौर पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। वो हर चुनाव में हम लोग देखते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है इस चीज को लेकर, और साथ ही विपक्ष भी इस पूरे मामले को समझेगा कि ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ये 2019 या 14 से काफी भिन्न स्थिति है। यहां पे अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को नहीं बचा पाए तो फिर आगे की डगर बड़ी मुश्किल वाली डगर की स्थिति होगी। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा जयशंकर गुप्ता जी आपसे। जयशंकर जी, किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या यहाँ बहुत कुछ हम लोग बातें कर चुके हैं और इसमें बस ये चाहता हूं कि आप जोड़िए कि आखिर आने वाले समय की तस्वीर क्या कुछ दिखाई दे रही है जब ये यात्रा भी खत्म हो जाएगी 31 तारीख को। उसके बाद 30 को राहुल गांधी तिरंगा फहरा रहे हैं श्रीनगर में। उसके बाद लेकिन हालांकि कांग्रेस इससे पहले
अपना अगला अभियान शुरू कर देगी 26 तारीख से, हाथ से जोड़ो हाथ, और उसके बाद बहुत कुछ होना है। लेकिन साथ साथ अब 21 तारीख से नोटिफिकेशन और चुनाव की घोषणा भी, मतलब चुनाव की तैयारियां भी, और 16 तारीख को त्रिपुरा में चुनाव है। आप उस एरिया से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, मेघालय से भी, नागालैंड से भी, त्रिपुरा से भी। उसका क्या कुछ असर दिखाई देता है? आपने पहले कह दिया कि कर्नाटक का चुनाव भी करवाया जा सकता था, लेकिन जैसे ही ये चुनाव 2 तारीख को इसकी गणना हो जाएगी, मतगणना हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि कर्नाटक का चुनाव भी सिर पे रहेगा, यानी चुनाव दर चुनाव। लेकिन वैसे में आज जो पिछले हम 4.5 महीने से भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं, और उसमें जो कांग्रेस की अपनी, मतलब बहुत कुछ चेंज होते हुए हमने देखा कांग्रेस में। खुद राहुल गांधी हुलिया से लेकर के और बहुत कुछ उनका चेंज हो चुका है। खुद को कहते हैं कि मैंने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है। तो बहुत कुछ है, इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं राजीव जी, जो आने वाले दिनों का राजनीतिक परिदृश्य होने वाला है वो बहुत कुछ। एक तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा जिस दिन श्रीनगर में, उससे साफ होना शुरू हो जाएगा। एक तो देखा जाएगा कि उसमें कौन कौन आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने मंच पे रहने की बात कही है, और भाजपा के लोगों का एक रहा है कि साहब वहां पे वो तिरंगे का अपमान होता है और तिरंगे को लेकर के तमाम बातें करते रहे हैं, और राहुल गांधी वहां जाके लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे और वहां पे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती साथ खड़े होंगे। तो एक तो बहुत बड़ा मैसेज और जाएगा इन लोगों के सामने, कुछ कहने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। तो एक तो ये रहेगा। उसके बाद उन्हें 2023 के जो चुनाव होंगे, मैंने पिछली बार अपने में भी कहा था कि 2023 के जो चुनाव होंगे वो 2024 के की भूमिका को निर्धारित करेंगे। अब जानबूझ करके इन्होंने जो 3 का चुनाव पहले कराया है, ये सबको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो होते हैं आमतौर पे केंद्र सरकार के साथ ताना बाना बना करके ही चलते हैं। क्षेत्रीय दल जो भी है वहां पे, क्योंकि संसाधनों की लूट और तमाम तरह की बातें होती हैं, उसमें शेयरिंग होता है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ वो लोग जा नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें से 3 राज्यों में से 1-2 राज्य इनकी सरकार एनडीए की बन जाए सरकार। उसको दिखाने के बाद तब तो बताएंगे कि यही मीडिया हमारा बताना शुरू कर देगा कि देखिए देखिए उत्तर पूर्व में भाजपा की और एनडीए की ताकत बरकरार है, और मोदी जी का करिश्मा, अमित शाह जी की चाणक्य नीति पूरी तरह से बरकरार है, और फिर उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे कर्नाटका में। हालांकि जो कर्नाटका से फीड आ रहा है वो किसी भी तरह से भी आ रहा है। अभी राहुल भी बता रहे थे कि उनका अपना अंदरूनी जो सर्वे है वो यही बता रहा है कि भाजपा वहां लूज करने जा रही है, बुरी तरह से लूज करने जा रही है। अभी प्रधानमंत्री ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनसे येदियुरप्पा साहब से अलग से जो बातचीत की है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि बेचैनी है, बौखलाहट है, और डर भी है कि हो सकता है कि हाथ से निकल सकता है। अब सवाल है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, इसने इस देश के छात्र, युवाओं, गरीब, किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। ये बात तो एकदम कहीं इसमें कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। खासतौर से उन लोगों के मन में भी जो सांप्रदायिकता, फांसीवाद और मनुवाद के खिलाफ जो बातें करते हैं, सोचने वाले लोग हैं, उनके मन में भी कभी कहीं ना कहीं से उम्मीद जगाई है राहुल गांधी की बातों ने। राहुल गांधी जिस ढंग से बोल रहे हैं, जिस ढंग से चल रहे हैं, जिस ढंग से लोगों से मिल रहे हैं, ये सारी बातें सही हैं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन यही है कि 2024 का जो चुनाव, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि कोई भी दल आज की तारीख में, चाहे वो कांग्रेस भी हो, उसको भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि अकेले दम पे अपने बूते जो है भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास आर्थिक संसाधनों से लेकर के मीडिया के संसाधन भरपूर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी ताकत है, इन लोगों की कोशिश बने, इन लोगों के लिए एक निर्णायक चुनाव मान करके लड़ रहे हैं कि 2024 में अगर हम आ गए और बड़े पैमाने पे आ गए तो हमको हिंदू राष्ट्र घोषित करने में, राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने की स्थिति में, संविधान बदलने की सारी तैयारियों में उनको जो सुविधा मिलने वाली होगी वो मान कर चलने की हमारी तैयारी उसी ढंग से होगी। और फिर वो जैसे चीन में और रूस में वहां के नेतृत्व ने आजीवन अपने को मान लिया है, तो उसी ढंग की कोई न कोई कोशिश यहाँ पर भी दिखाई देती है। इस ढंग से मोदी जी का एकल महिमा मंडन होता है, तो कहीं ना कहीं वो है मन में उन लोगों के है
उसको देखते हुए देखिए, सबसे बड़ी बात यह राजीव जी कि आज देश का जो जनमानस है, जो कल तक एकदम अंधभक्त होकर के उनके साथ घूमता था, आज वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है। आज उसके मन में राहुल गांधी की यात्रा ने कुछ बेचैनी पैदा की है और लगा कि ये आदमी तो सही बोल रहा है, इसकी गलत इमेज बना करके रखी गई थी। जैसे राहुल गांधी ने आज जो हिमाचल प्रदेश में भी जो कहा या कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए छवि बिगाड़ने के लिए और मीडिया ने कैसा ये किया, तो वो सारी चीजें अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये लड़का तो बात सही कर रहा है, उसने जो बातें कही है वो बातें तो सब सही है। और क्या वजह है भाई कि इस जाड़े की जो कड़कती ठंड है, जिसमें हमारे जैसे लोग मतलब कमरे में बैठ करके भी सब कुछ पहनने के और मफलर लगाने के बाद भी बीच बीच में आवाज लड़खड़ा रही है, कांप रहे हैं, उसमें वो नौजवान जो है सड़क पे निकल रहा है, पैदल चल रहा है, और 3000 किलोमीटर मामूली बात तो नहीं हो सकती कंटिन्यूटी में। तो कहीं ना कहीं उस दिल में एक बेचैनी है, राहुल गांधी के अंदर एक बेचैनी है, जिसको अभी देश का जनमानस भी महसूस करने लगा है। अब उसको यही है कि एक मूर्त रूप दे करके, जैसा प्रेम कुमार कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस को ये भूमिका लेनी चाहिए। कांग्रेस को सारे विपक्षी दलों को, अब एकजुट होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो पेशकश करनी चाहिए कि भाई आइए, चूंकि ऐतिहासिक मौका है ये मौका अगर हम लोगों ने गंवा दिया तो फिर देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये बातें भी उठने लग जाएंगी। तो इसलिए इस मौके का लाभ उठाते हुए 2024 के लिए सबको सामूहिक रूप से मिलकर के काम करना होगा। ये कांग्रेस की भूमिका होनी चाहिए। अब कांग्रेस करेगी नहीं करेगी, और दूसरी बात ये बार बार जो मैं कहता हूं कि कांग्रेस का जो अभी मौजूदा ढांचा है, उस ढांचे में भी बदलाव की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी तो सामाजिक न्याय की बातें करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस के कितने खुर्राट लोग जो बैठे हुए हैं, उनके मन में सामाजिक न्याय या आरक्षण या मंडल या इसके बारे में क्या उनकी सोच है? उसमें सोच में तो कुछ खास बदलाव नहीं है। जब तक वो नहीं होगा, उस ढर्रे पे आप नहीं ढालेंगे कि दलितों के प्रति, पिछड़ी जातियों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति कांग्रेस लामबंद नहीं होगी, उनके साथ खड़ी नहीं नजर आएगी। रविकांत जब चर्चा कर रहे थे, मैं उनको बता दूं, वो बिहार में बेलछी था, बेलछी गांव था जहां इंदिरा जी गई थी, वहां पे हाथी पे चढ़कर जहां का मसक्कर हुआ था, गांव को जला दिया गया था। तो वो दिखना होगा कि कांग्रेस किनके साथ खड़ी है। कांग्रेस बहुत सही राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम वो 2 और 2 की फेर में नहीं पड़ने वाले हैं, यानी अडानी अंबानी और जो अमित शाह जी और मोदी जी हो, तो मोदी जी उनका अलग खेल हो सकता है, लेकिन कारपोरेट हाउसेज के साथ हम खड़े नहीं होंगे। हम इस देश के किसान के साथ खड़े होंगे, हम इस देश के बेरोजगार नौजवान के साथ खड़े होंगे, हम इस देश के छोटे व्यापारियों के साथ खड़े होंगे। ये बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इसको कांग्रेस के लोगों को भी अपने लेवल पे पूरे देश भर में फैलाना होगा, करना होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हालांकि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगर देखें तो ठीक है, ये यात्रा राजनीतिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इनविटेशन भेजा गया और उसके बाद अब समापन के समय भी 23 दलों को इनविटेशन भेजा गया है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी शुरुआत इसकी है, और यही कुछ ना कुछ जरिया तो होना चाहिए, और वो यहां दिखाई दे रहा है। तो दिलचस्प होने वाला है ये साल 2023, और इस साल में पहली जो चुनावी रणभेड़ी है वो आज हम लोग सुन चुके हैं, जहां 3 राज्यों में चुनाव है। त्रिपुरा है, मेघालय है और नागालैंड है, जिसमें त्रिपुरा में 16 तारीख को, मेघालय और नागालैंड में 27 तारीख को, यानी दोनों फरवरी महीने में, और 2 मार्च को इसकी काउंटिंग होगी, यानी गिनती होगी। तो और इसके बाद तुरंत बाद हम देखेंगे कर्नाटक का चुनाव। तो इस बार चुनावी नाटक हम बहुत देखने वाले हैं, और इन सब के बीच अभी राहुल गांधी की पदयात्रा और टी-शर्ट में अभी भी राहुल गांधी चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भारत को जिस ढंग से देखा है, अलग अलग वीडियोज आते हैं, हम लोग भी उनमें से कुछ वीडियोज अपने चैनल पे डालते हैं, आप लोग देखेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने एक वीडियो डाला था और हम देख रहे थे कि राहुल गांधी कैसे छोले भटूरे बना रहे हैं। अगर छोले भटूरे का रेसिपी आपको देखना हो तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा कि कैसे राहुल गांधी छोले भटूरे बना रहे हैं। तो ये सब भी बहुत मजेदार है कि आप सिर्फ यात्रा नहीं कर रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप भारत को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत एक खोज, जो किताब उनकी है, उसको अगर किताब नहीं पढ़े हो तो भारत एक खोज एक दूरदर्शन पे एक सीरियल
आया था, उसको भी देख करके आप समझ सकते हैं कि उस किताब में है क्या, तो समझने की जरूरत। खैर, बहुत धन्यवाद देता हूं जयशंकर जी, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रविकांत जी, प्रेम कुमार जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में दो और साथी जुड़े थे हमारे, राहुल लाल जी और प्रशांत टंडन जी, आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूं कि जुड़े आप लोग, अपनी बात, अपने विचार आप लोगों ने रखे, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे तमाम साथी जो लगातार बने हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और मैं देख रहा हूं BR आनंद हैं जो कह रहे हैं कि चुनाव, सिलीगुड़ी से जुड़े हुए हैं BR आनंद साहब हमारे साथ, कह रहे हैं चुनाव आयोग का चुनावी कार्यक्रम सरकार की सुविधा का ध्यान रखकर तय किया जा रहा, जनता को इसे देख और समझ रही है, जनता इसे देख और समझ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मजेदार तथ्य यहां यह है कि 2 चरणों में चुनाव क्यों कराया जाता है, 2 पार्ट में चुनाव क्यों कराया जाता है। एक जगह जिस दिन चुनाव होता है, मतदान की प्रक्रिया चल रही होती है, यानी वोटिंग चल रही होती है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहीं वोट देने की अपील कहीं और जाके करते हैं, उसका असर टेलीविजन के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश उसकी होती है, उसका असर कहीं ना कहीं होता है। और इसमें जैसे हमारे एक पैनलिस्ट साथी जयशंकर गुप्त जी ही कह रहे थे कि जब एक राष्ट्र एक मतदान की बात कर रहे हैं, एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप एक साथ इलेक्शन करवा दीजिए ना, आप क्यों अलग अलग इलेक्शन करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इसमें अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, या कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ है। ये चुनाव आयोग को बात बतानी चाहिए। मोहम्मद मुबारक कह रहे हैं कि राजीव सर एक दिन चर्चा घुसखोरी को लेकर करें, क्योंकि घुसखोरी बहुत हद तक बढ़ गई है, और जो जितना बड़ा ऑफिसर है उसका उतना। लेकिन आप मोहम्मद मुबारक साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार दावा करती है कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। अब देखिए, भ्रष्टाचार खत्म है और आप ही लिख रहे हैं कि कितनी घुसखोरी हो गई है। तो ये जनता समझ रही है कि कहां क्या कुछ हो रहा है, लेकिन टेलीविजन पर आकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और यही सब बताने दिखाने की जरूरत भी है। विक्टर 22 कह रहे हैं अखिलेश मायावती को जाने दो, दे आर नॉट ट्रस्टेबल। नईम खान भी हमारे साथ विक्टर 22 के अलावा, और असलम चिश्ती जी हमारे साथ हैं, और सुमित नरखेड़े हैं जो कह रहे हैं एक्सीलेंट चर्चा, एक्सीलेंट पैनलिस्ट, एक्सीलेंट टॉपिक, वेल डन, थैंक यू सुमित नरखेड़े जी। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है, लोग बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आम व्यक्तियों की परेशानियों, इन सब पर बात करने लगे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात अब होने लगी है, और होनी भी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि कम से कम इस यात्रा ने यहां तक तो पहुंचा ही दिया है। प्रीतम दुग्गल साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि यह बात पूरी तरह सही नहीं है कि कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए सैक्रिफाइस या पहल नहीं करती है। 2012 में मायावती के जन्मदिन पर सोनिया गांधी जी बधाई देने गई थी, मगर बीएसपी ने गठबंधन नहीं किया और अखिलेश सीएम बन गए। जी प्रीतम दुग्गल साहब, आप सही कह रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस अपनी तरफ से तो कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त, इसीलिए मैं कह भी रहा था अपनी बात, मेरी बात अगर आप सुने होंगे तो मैं वही कह रहा था कि कांग्रेस ने अपनी तरफ से शुरुआत कर दी। जैसे ये पदयात्रा पहुंची उत्तर प्रदेश में, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश के नेताओं को इनवाइट करना ये अपने आप में एक पहल है। उसके बाद आप समापन समारोह में 23 दलों को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये भी अपनी तरफ से कोई पहल ही है। और ये बहुत सामने जो अभी ताजा तरीन पहल है वो मैं बता रहा हूं, उसके अलावा तो आपने बताया ही। खातून आसमा भी हमारे साथ है, राहुल गांधी इज वेरी इंटेलिजेंट मैन लिख रही हैं, और स्मोकी ब्लॉग्स का कहना है टीवी बंद होगा देश बचेगा। गणेशन पंचरत्नम कह रहे हैं एक्सीलेंट एनालिटिकल प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच गणेशन पंचरत्नम। और अजय कुमार का कहना है कांग्रेस आएगी तो मोदी शाह की जोड़ी जेल जाएगी। देवेंद्र चटर्जी जी भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं राहुल राजीव जी अखिलेश यादव कौन सा राजनीति कर रहा समझ नहीं आता। जी आप सही कह रहे हैं, वेरी नाइस प्रोग्राम इंडीड। गणेशन पंचरत्नम कह रहे हैं, एमएस करोलिया भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि खुदा सलामत रखना उन्हें जो हमसे नफरत करते हैं, खुदा सलामत रखना उन्हें जो हमसे नफरत करते हैं, प्यार न सही नफरत ही सही, कुछ तो है जो वो सिर्फ हमसे करते हैं। वाह, राहुल गांधी जिंदाबाद लिख रहे हैं। एमएस करोलिया साहब, आप रोज एक न एक शेर बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत धन्यवाद आपको। और दिलीप लोंधे हमारे साथ हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। दलीप कुमार भी हैं, नेक इंसान है राहुल गांधी लिख रहे हैं। और असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि डीबी लाइव पर रोज निष्पक्ष पत्रकारिता हो रही है और जनता आहिस्ता आहिस्ता जागरूक हो रही है, इसलिए बहुत सारे लोग
शाम 7 बजे का इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया असलम भाई, और आप सबसे गुजारिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि शाम 7 बजे जुड़े हमारे साथ, इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को देखें और लिंक भी साझा कीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोग लिंक साझा करते होंगे, लेकिन फिर भी, और साथ साथ अगर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को तो ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जरूरी है एक इस लोकतंत्र के लिए, इस संविधान के लिए एक स्वस्थ चर्चा हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मोहम्मद फजल अहमद भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ सत्य रानी ब्लॉग भी हैं। सब लोगों को साथ आना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, सत्य रानी ब्लॉग का कहना है। और रहीसुद्दीन सैफी का कहना है कि सभी विभाग की पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। बाहर यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में जाना चाहिए कह रहे हैं। और राकेश खन्ना भी हैं, टोटल फेल्योर ऑफ दिस गवर्नमेंट। और रमेश चंद का कहना है कि कांग्रेस के राज्य में बोलने का अधिकार था। और कुलवंत यदुवंशी जी ओनली एसपी कह रहे हैं। और जाबिर हुसैन का कहना है कि भाई हमारा भी कमेंट ले लिया करो, दुबई से तुम्हारे कमेंट करते हैं। जाबिर हुसैन साहब बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप देखते हैं। और देखिए आपका कमेंट सामने आया, बिल्कुल आपका कमेंट ले रहा हूं, सुना रहा हूं, पढ़ रहा हूं। और सत्य रानी ब्लॉग, सब लोगों को साथ आना चाहिए। एसके मीना है, राहुल गांधी अगले पीएम रहेंगे। असमर्थ ट्यूब भी हमारे साथ हैं। ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं। नागेश गुंडप्पा जी का कहना है कि थैंक्स राजीव जी फॉर टुडेज गुड डिस्कशन एंड पैनलिस्ट ओपिनियन आर ऑल्सो वेरी एक्सीलेंट। थैंक्स डीवी लाइव टीम, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही डीवी लाइव इज बेस्ट कह रहे हैं। असमर्थ ट्यूब बाय AUI&I, थोड़ा बड़ा नाम है। और फिर आदिवासी राज का कहना है भारत जोड़ो यात्रा का हार्दिक अभिनंदन व शुभकामनाएं। देवेंद्र चटर्जी जी कह रहे हैं गुड नाइट, आई लव डीवी लाइव। आपको भी गुड नाइट कहता हूं। शाहिद अली राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं। जैसन फ्रांसिस भी हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि थोड़ा आगे शायद चला गया है जैसन फ्रांसिस साहब का कमेंट। कह रहे हैं एनी आइडिया what would be Modi and Amit Shah's retirement plan? जैसन फ्रांसिस जी, अमित शाह और मोदी कभी चाहेंगे नहीं कि वो रिटायर हों, लेकिन रिटायरमेंट प्लान की तो बात ही नहीं, क्योंकि आगे 2024 जीतना और उसके बाद हमेशा बने रहना, शायद सत्ता पर यही उनका प्लान होगा, जहां तक मैं समझ पाता हूं। 40% की सरकार है कर्नाटक में, कह रहे हैं मोहम्मद कमर। और मोहम्मद फजल कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद। और कुलवंत यदुवंशी भी हैं। और गणेशन कह रहे हैं, गणेशन पंचरत्नम की आई रिक्वेस्ट ऑल व्यूअर्स टू शेयर दिस प्रोग्राम एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच गणेशन पंचरत्नम की आप अपील कर रहे हैं लोगों को, अपने लोगों के बीच भेजिए सब लोग। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपको। शंकर मंडी भी हमारे साथ, ये चुनाव का उपयोगिता होगी आर्थिक विकास नाकाम छुपाने को। और रमेश चंद भी हमारे साथ, आज सभी संभल कर बोलते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो पुलिस आ जाएगी। जीसान अहमद भी हमारे साथ हैं, जो कह रहे हैं कि नमस्कार चैनल, ये चैनल बहुत अच्छा है, हम भी 7 बजे देखा करेंगे, थैंक यू। जिशन अहमद साहब आप देखा कीजिए, बिल्कुल देखिए, रोज जुड़िए हमारे साथ शाम 7 बजे। हर शाम को आपके साथ हम लाइव रहेंगे। प्रमोद कुमार जी डीवी लाइव जिंदाबाद लिख रहे हैं। राकेश खन्ना जी हैं, अखिलेश इज वेरी लेजी एंड एक्स चीफ मिनिस्टर नॉट वर्किंग, लिख रहे हैं राकेश खन्ना जी। और ऐसे ही यूनुस अंसारी जी सलाम कर रहे हैं, आपको भी सलाम करता हूं। मोहम्मद फजल भी हमारे साथ, कुलवंत यदुवंशी भी, शहादत अंसारी, तमाम साथियों। राकेश खन्ना जी प्लीज डोंट गो टू स्लीप सो अर्ली, सिचुएशन वेरी वेरी ग्रीम, कह रहे हैं राकेश खन्ना। जावेद इकबाल भाई लिख रहे हैं, बहुत शानदार शेर लिखा है इन्होंने। नशे मन पर नशे मन इस तरह तामीर करता जा कि गिरते गिरते बिजली आप खुद बेजार हो जाए। वाह, बहुत खूब लिखा है जावेद इकबाल भाई आपने। और ये चैनल सुबह से
दिखता है या शाम को 7 बजे आता है, बताएं। जीशान अहमद जी, ये 24 घंटे रहता है, लेकिन शाम 7 बजे से लाइव मैं रहता हूं इस कार्यक्रम में और न्यूज पॉइंट लेकर आता हूं। आप जुड़िए शाम 7 बजे से, और अगर हमारे चैनल पे आप आएंगे तो दूसरे वीडियोस भी आप देखेंगे, उसको भी देखा कीजिए। खबरें दिन भर की देखा कीजिए, जो दिन भर की जो पूरी खबरें रहती हैं एक जगह, लगभग 15 से 20 मिनट, 10 से 20 मिनट कह लें, उसके बीच में लगभग 15 मिनट का प्रोग्राम होता है, लेकिन दिन भर का की जितनी खबरें रहती हैं सब उसमें रहती हैं, मुख्य खबरें, तो उसको भी देखा कीजिए। अच्छी चर्चा कह रहे हैं प्रमोद कुमार। खातून आसमा भी हमारे साथ हैं, और भीमा चंदा भी हैं। आज डिबेट बहुत पहले चालू करना चाहिए था, आपका डिबेट 2020 में ही। और चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जावेद इकबाल खान भाई कह रहे हैं कि 2024 में देश में नई सरकार बने, यही देशवासियों की चाहत है। चुनाव आते आते सभी विपक्ष एक होंगे। आपके चैनल को करोड़ों देशवासियों का इंतजार रहता है, इसको वायरल करता हूं। जावेद इकबाल भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप वायरल करते हैं, आप लिंक शेयर करते हैं, साझा करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हसमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि नमस्कार राजीव जी, राहुल गांधी मजदूर का किसानों का नेता है और लेबरों का नेता है, गरीबों का नेता है राहुल गांधी जी। बिल्कुल, राहुल गांधी ने ये बता दिया है सड़क पे चलते हुए। श्री चंद्र यादव जी भी कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। और नीलेश रंजन का कहना है, आर यू ऑन ट्विटर राजीव जी, शेयर योर ईमेल आईडी। नीलेश रंजन जी, मैं बिल्कुल ट्विटर पे हूँ, राजीव RDB ट्विटर पे है, और मैं लिख भी दे रहा हूँ। और ये ट्विटर हैंडल है मेरा, और साथ में हमारा जो ईमेल आईडी है वो भी लिख दे रहा हूं, dblive15@gmail.com। इसके साथ इस पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी संपर्क करना चाहे तो ईमेल के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। dblive15 लालजी विश्वकर्मा जी गुड नाइट कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको। और रहीसुद्दीन सैफी भी जी भी हमारे साथ है। गणेशन पंचरत्नम है, टुडेज प्रोग्राम वाज एक्सलेंट, मेनी थैंक्स टू यू गणेशन पंचरत्नम कि आपको पसंद आया और हमारा प्रोग्राम आज का। प्रदीप दास कह रहे हैं, राजीव जी हर दिन विश्लेषकों का बदल जाना हम जैसे दर्शकों के लिए ज्ञान का विस्तार करना, आपका डिबेट ज्ञानवर्धक है। प्रदीप दास जी बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश रहती है कि जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो आएं और अपनी बातें रखें। कुछ चर्चा ऐसी हो जो आप यहाँ लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, कुछ चर्चा हमारी तरफ से, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। इस चर्चा के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम लोग एक दूसरे के बीच बांट पाए, क्योंकि आज की तारीख में आप जानते हैं कि नॉलेज जो है उसका आदान प्रदान सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, वो है व्हाट्सएप, जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। तो इसीलिए कोशिश हमारी रहती है कि उससे बाहर निकल करके और कुछ अच्छी बातें भी हो। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अजय कुमार जी हैं, गुड नाइट ऑल कह रहे हैं, और बाबर अंसारी जी भी हैं, जो डर गया समझो मर गया, श्रीचंद यादव जी कह रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। अबू सफिया विश्वास भी हैं, सच चैनल है, लिख रहे हैं। यूनिस अंसारी कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव यूपी में 5 सीट लाए थे, कह रहे हैं। और देवोशीष राय जी कह रहे हैं विश्लेषण ग्रेट था। देवोशीष राय जी नमस्कार करता हूं आपको और बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जुड़े। और आपका कमेंट मैं लगातार देख रहा था, माफी चाहूंगा उस समय आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन न सिर्फ आपके, लेकिन कई लोगों के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन आप लोग जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। तालिब भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, और अनीश शेख हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, और गणेशन पंचरत्नम कह रहे हैं मिसिंग मीनू जैन जी, प्रोफेसर रविकांत जी एनालिसिस वाज एक्सीलेंट कह रहे हैं। आज प्रोफेसर रविकांत जी की एनालिसिस एक्सीलेंट बता रहे हैं। और ऐसे ही मोहम्मद फजल भी हमारे साथ। अभिमन्यु नायक कह रहे हैं राजीव सर नमस्ते, क्या चुनाव आयोग को ईडी और सीबीआई का डर है? ये बड़ा सवाल है, ईडी और सीबीआई का डर। हालांकि चुनाव आयोग, आप जानते हैं अभिमन्यु नायक जी, कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है
इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन उसको भी अगर डर लगने लगे तो ये दुर्भाग्य होगा इस देश का। राजेश आर्या जी हैं, कह रहे हैं कि रोड शो से क्लियर हो गया कि कोरोना नहीं है। जी बिल्कुल, और रोड शो भी लगभग 500 मीटर का हमारे कुछ साथी लिख रहे थे उस दिन 500 मीटर, 700 मीटर, 750 मीटर, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि यहां दिल्ली में एक एमसीडी का कन्वेंशन हॉल है और एक एनडीएमसी का है, जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसका। तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटेल चौक से मात्र लगभग 500, बहुत ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर की दूरी पे है। तो ये दूरी मोदी जी ने तय की थी उस दिन, तो आप समझ सकते हैं कि मात्र 500 मीटर की दूरी और वो रोड शो जो है वो क्या राहुल गांधी के 3500 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है? ये जरा सोचिए आप लोग। गुड नाइट कह रहे हैं जावेद इकबाल भाई, हम भी आपको गुड नाइट, सब शुभ रात्रि कह रहे हैं। और थैंक्स फॉर कीपिंग दिस डीबी लाइव प्लेटफॉर्म फॉर राइटनेस कह रहे हैं जैशन फ्रांसिस। और बाबर अंसारी भी हमारे साथ है। अबरार अहमद हैं जो कह रहे राजीव जी अब अखिलेश यादव को समझ गए हैं लोग यूपी में अपनी वैब को जिताने। ये अबरार अहमद जी बता रहे हैं यूपी के बारे में। कुमार गौरव है, जय कांग्रेस कह रहे हैं। और नीलेश रंजन कह रहे हैं ग्रेट इंडिपेंडेंट एनालिसिस राजीव जी। नीलेश रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, आप जुड़े हुए हैं। और सुमित नरखेड़े धन्यवाद कह रहे हैं। आप सबको भी अब धन्यवाद कहना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को अब समाप्त करना चाहता हूं दोस्तों। तो आशा है आपको ये परिचर्चा पसंद आई हुई होगी। अगर ये आपको परिचर्चा पसंद आई हो तो इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप हस्तक्षेप का ज्वाइन बटन दबाकर इसके सदस्य भी बन सकते हैं और सुपर थैंक्स और सुपर चैट के जरिए हमारी आप सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि अगले कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।